जिना, मोहम्मद अली जिना कायदे आज़म नेवर वांटेड पार्टीशन ऑफ इंडिया। सब औरतों ने अपने जेवर उतारे, उन्होंने कहा कि आप हमें मार दें, कि आज रात को अटैक है। उस आदमी ने अपनी तलवार लेके, कहते हैं कि मैंने अपनी बहन का गला काटा है, अपनी माँ का गला काटा है, अपनी फुप्पो का गला काटा है, अपनी दादी का गला काटा है। सही है। और उस रात को अटैक नहीं हुआ, उस रात को अटैक नहीं हुआ। एंड दैट पर्सन लिव फॉर अनदर 80 years with that pain. So, this was how bloody the partition of India was. Only state should be in the business of war into the business of guns. When you bring in private people, your proxies, they will turn against you. चाहे वो खालिस्तानी हो, चाहे वो टीटीपी वाले हो, और चाहे वो MQM जैसे लोग हो। सो हुआ ये था कि जब नाना निकले थे दिल्ली से, तो उसके बाद वही जो मारामारी चल रही थी। अब पाकिस्तान आना था उनको लाहौर, तो रास्ते में किसी ने छुरा मार दिया, और इतना बड़ा कट था, इतना बड़ा मैंने देखा है। सो वो कट जो था वो पेन उनको ज़िंदगी भर रहा, इतना रहा कि बहुत जल्दी हार्ट पेशेंट हो गए। सलाम ख़वातीन और हज़रात, एक और ख़तरनाक, जी हाँ बिल्कुल, थोड़े ख़तरनाक पॉडकास्ट के साथ दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम कर रहे हैं, ख़तरनाक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज हम कर रहे हैं इंडिया स्पेशल। वही जियो पॉलिटिक्स की हमारी एक सीरीज़ चल रही होती है, और आज हम कर रहे हैं एक और एपिसोड इस हवाले से, क्योंकि हम इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान में इस पूरे रीजन, साउथ एशिया, इस पूरे रीजन को एक रीजन हम समझते हैं, क्योंकि हम लोग कल्चरली बिल्कुल सेम है, हर तरह से सेम है। और इस रीजन की बात करते हैं हम लोग, और इस रीजन में जो जो चीज़ें चल रही हैं, प्रॉब्लम्स हैं, अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ, जो चल रहा है, तो उसमें हमारे पड़ोसी मुल्कों में क्या चल रहा है, उनसे हम क्या सीख सकते हैं, और उनकी कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो कि हमें रिपीट नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें। तो बड़ा वही वाली बात है कि थोड़ा सा देख कर बात करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ख्याल से बात करनी पड़ती है, दोनों नज़रियों को सोचना पड़ता है, दोनों साइड्स को सोचना पड़ता है। हम किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं बात कि पाकिस्तान का कोई भी इशू हो या हिंदुस्तान का भी कोई इशू हो, तो दो तबके आ जाते हैं और दो नैरेटिव बन जाते हैं, दो परसेप्शन बन जाते हैं, और फिर साइड लेने की बात होती है कि तुम इसकी साइड खड़े हो या इसकी साइड लो, तो मेरी साइड लो या फिर तुम उसकी साइड लो। तो हम बीच की बात करने की कोशिश करते हैं, हम एक सेंट्रिस्ट ओपिनियन के साथ आते हैं, हम दोनों साइड्स की बात करते हैं कि क्या एक्चुअल सच है, सच जानने की कोशिश करते हैं। तो आज वही करेंगे, और आज हमारे बड़े काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, स्पेशली जो इस वक्त इंडिया और कनाडा के बीच चल रहे हैं, खालिस्तान मूवमेंट के हवाले से। ये क्या है, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, और आने वाले वक्त में क्या हो सकता है पॉसिबली, और इससे पाकिस्तान को क्या सीखना चाहिए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे रीजन को क्या फ़र्क पड़ता है। ये बहुत ज़रूरी कॉन्वर्सेशन है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉब्ली G20 समिट के हवाले से, देन इंडिया और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी में क्या फ़र्क है, हमें उनसे क्या सीखना है, किस तरह से उन्होंने अपने आप को ब्रांड बनाया है, ये मेक इन इंडिया क्या चीज़ है, वगैरह वगैरह। सो आज हमारे पास मौजूद हैं वही शख्स जो कि पड़ोसी मुल्क में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, और लोग काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, स्पेशली बांग्लादेश और इंडिया से लोग, पाकिस्तान से भी काफ़ी सारे लोग मोहब्बत करते हैं, स्पेशली सेंट्रिस्ट्स जो ये समझते हैं कि हाँ यार, बीच की बात करनी ज़रूरी है, दोनों साइड्स के वाले से बात करनी ज़रूरी है। और जो बात करेंगे हम इस पॉडकास्ट में इंशाल्लाह, वो हम डॉक्यूमेंटेड बात करेंगे, हवाई बात कोई भी नहीं होगी। जो बात होगी उसका लाजमी कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होगा, मतलब ये कि किसी ना कोई रिपोर्ट होगी, किसी ना किसी इदारे ने, पब्लिशर ने लिखा होगा इस हवाले से, और ऑथेंटिक पब्लिशर ने, ऐसा नहीं किसी ने भी अपनी हवा में वेबसाइट पे लिख दिया हो, नहीं ऐसा नहीं। सो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ पर हम ज़्यादा बिलीव नहीं करते, और झूठ पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते, कोशिश यही करते हैं कि सच जानने की कोशिश करें। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अली के चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल टू एवरीवन। या नमस्ते का रिस्पांस क्या होता है? नमस्ते नमस्ते का रिस्पांस नमस्ते, राइट? नमस्ते। सत श्री अकाल का रिस्पांस भी आई थिंक सत श्री अकाल ही होता है। है ओके, एंड सलाम का वालेकुम सलाम। बिल्कुल।
कैसे और हैं ये बस आई एम गुड, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट। आप सुनाएं कैसे हैं? बस यार गुड। आज मैंने कहा कि आज आपने हमें पिलाई नहीं तो हम अपनी ड्रिंक लेके आ गए। तो ये तफरी है, ये बेसिकली ये थम्स अप है। थम्स अप इसलिए रखी है क्योंकि शाहरुख खान इसका ब्रांड एम्बेसडर है। तो बात ये है कि ऐसी तफरी में रखी हुई थी, हमारा कोई स्पॉन्सर नहीं है। अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया आने का दोबारा से, हमें बड़ी खुशी है आप आए इधर और काफ़ी रिसर्च के बाद आए हैं आप। और हम आज क्या बात करने वाले हैं भाई? आज अब वील टॉक अबाउट खालिस्तान मूवमेंट, अबाउट कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान। खालिस्तान को हम कहाँ से लेकर चलें? अभी के बारे में बात करें, आप हिस्ट्री की बात करें? अभी आई थिंक अभी तो कनाडा और इंडिया रिलेशंस आर एट द वर्स्ट, ऑल टाइम लो चल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, वहाँ पे हरदीप सिंह नजर वाज अ खालिस्तानी मूवमेंट एक्टिविस्ट हु वाज असैसिनेटेड इन जून इस साल। और जबकि उसकी असैसिनेशन हुई तो कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो हैं इज एक्चुअली नेम्ड इंडिया और इंडियन स्टेट इन्वॉल्वमेंट इन असैसिनेशन ऑफ अ कैनेडियन नेशनल, जो कि बहुत बड़ी बात है। पहले रशिया ऐसी असैसिनेशन लंदन में करता था या कोई दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी जो रोग होती थी करती थी। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और इस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि खालिस्तान मूवमेंट है क्या। एक नॉर्मल पाकिस्तानी को तो पता ही नहीं है, इंडियंस को भी मेरे ख्याल से ज़्यादा इसके बारे में आइडिया नहीं है। खालिस्तानी मूवमेंट इज ऑब्वियसली लेड बाय द सिख्स और द पंजाबी सिख्स ऑफ पंजाब। Obviously Sikhs originated from Guru Nanak in 1500s and early 1600s and उनके जो थे वो उसके बाद जो थे गुरु गोविंद सिंह बने और फिर उसके बाद जो है वो एक बहुत बड़ी रियासत ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम जो राजा रंजीत सिंह की थी, जो कि इट स्टार्टेड फ्रॉम मॉडर्न डे पार्ट्स ऑफ सिंध और मुल्तान से लेके पूरे अफगानिस्तान, पेशावर, और ये पूरी जाती थी। तो सिख्स वर वेरी डोमिनेंट इन दिस एरिया एंड सिख एम्पायर एंडेड। ऑब्वियसली जब पार्टीशन का टाइम करीब आ रहा था तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि सिख्स ऑल्सो वांटेड अ सेपरेट स्टेट, जो बहुत लोग बात नहीं करते उस ज़माने से। तो उस ज़माने में नेहरू ने पंडित नेहरू ने और इंडियन कांग्रेस ने सिख्स को बनाया और उनसे एक वादा किया कि हम आपको एक थोड़ी सी ऑटोनॉमी विद इन इंडिया दे देंगे आफ्टर पार्टीशन। तो सिख्स ने अपना जो इंडिपेंडेंट कंट्री, जैसे मुसलमानों के लिए एक बन रही थी और रिलीजन के नाम पे बनी ना, दोनों रियासतें पाकिस्तान और इंडिया। इंडिया नहीं, पाकिस्तान रिलीजन के नाम पे बना था। हाँ, पाकिस्तान बना, बट ऑब्वियसली हिंदू मेजॉरिटी एरियाज वेंट टू इंडिया, तो इट वाज हिंदू मेजॉरिटी एरियाज, तो दैट्स व्हाई इंडिया वाज फॉर्म्ड, जिसे आप भारत कहते हैं। भारत पे भी हम आएंगे। उस पर तो सिख्स ने अपनी डिमांड वापस ली एंड बिकॉज ऑफ नेहरू एंड बट ऑब्वियसली आफ्टर पार्टीशन द सिख्स वांटेड सम सॉर्ट ऑफ एन ऑटोनॉमी विद इन इंडिया, जो उन्हें नहीं मिली। तो उस ज़माने में हमारे पास जो थे वो ऑब्वियसली 1948 में तारा सिंह, मास्टर तारा सिंह एक बहुत बड़ी शख्सियत है, जो ना अकाली दल, अगर आपने नाम सुना हो, एक पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट की, एक मूवमेंट स्टार्ट की कि अलहदा या सेमी ऑटोनमस स्टेट बने पंजाब में, वो स्टार्ट हो। लेकिन ऑब्वियसली इंडिया वाज इनटू द बिगनिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ प्रोग्राम, कॉन्स्टिट्यूशन बना, और उसके बाद तो 1956 में इंडिया जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया, जिसमें एक बड़ा पाकिस्तानियों को भी समझने की ज़रूरत है। व्हाट वाज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन 1956 बाय इंडिया? पहले तो उन्होंने फ्यूडलिज्म ख़त्म की इंडियंस ने, उसके बाद स्टेट कैसे ख़त्म की फ्यूडलिज्म? ये तो हैरान होता हूँ मैं कि ख़त्म कैसे की उन्होंने। उस पर हम बात कर सकते हैं, बट वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाए। बस बाय विल ऑफ गवर्नमेंट थे, उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू उन्हें पेंशन्स लगा दी और एक दिन में फ्यूडलिज्म, विल ऑफ द गवर्नमेंट। तो नेहरू साहब को एक क्रेडिट जाता है कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अम्बेडकर ने लिखा, और उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स आए, और नंबर 3 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, जो पाकिस्तान में आजकल बहुत पाकिस्तानियों को समझ। व्हाट वाज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956? उन्होंने कहा कि हम लिंग्विस्टिक, क्योंकि इंडिया में रिलीजन की बेस पे तो नहीं, कांग्रेस वो खिलाफ थी कि अलहदगी होनी चाहिए, तो लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक बेस पे और उन्होंने सूबों की रीऑर्गेनाइजेशन शुरू की। तो यूपी टूटा और डिफरेंट
स्टेट्स को तोड़ के उन्होंने डिफरेंट स्टेट्स बनाए, जिसमें पंजाब भी था। तो पंजाब में जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट थी हरियाणा, जो कि दिल्ली से भी आगे मिल रही है, हरियाणा को अलहदा किया गया। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ गई कि जो चंडीगढ़ था वो किसके पास जाए। तो इट वाज डिसाइडेड बाय द स्टेट कि इसका फेडरल स्टेट टेरिटरी बना के इसका जॉइंट कंट्रोल पंजाब और हरियाणा को दे दें। तो अगर इफ़ यू सी पंजाब एंड हरियाणा, द फेडरल कैपिटल इज जॉइंट, राइट? इट्स शेयर्ड बिटवीन हरियाणा एंड, तो उनकी असेंबली चीफ मिनिस्टर वहीं बैठता है एक स्टेट में चीज़ों पे। तो 1956 इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, पाकिस्तानियों को सीखने की बहुत ज़रूरत है इससे ना। तो उन्होंने लिंग्विस्टिक उस पर की और ये प्रॉब्लम्स ख़त्म करनी शुरू की। सीपी बना, एमपी बना, आगे बनते गए सूबे और चीज़ों पे। उसके बाद जो है फिर 1956-55 में मास्टर तारा सिंह ने देखा कि ये प्रॉब्लम आ गई हरियाणा की, तो स्टार्टेड राइट्स। तो फर्स्ट सिख राइट्स शुरू हुए इंटरनल इंडिया में, यहाँ से एक बहुत बड़ी आवाज़ें निकलनी शुरू हुई। उसके बाद ऑब्वियसली और अगर 1956 में देखें तो पंजाब सूबा तहरीक लॉन्च कर दी मास्टर तारा सिंह ने अकाली दल में, और कोई नेहरू ने ऑपरेशन किया, 15-16 हज़ार जो अकाली दल के मेंबर्स थे उन्हें जेल हुई। और फिर ये 1960 फर्स्ट टाइम जो थी वो एक एनिमोसिटी क्रिएट हो गई थी बिटवीन हिंदी स्पीकिंग एंड पंजाबी स्पीकिंग इंडिया में। अच्छा, हुआ ये कि फिर उसके बाद होती है 1965 वॉर, और उसमें सिख्स आप याद रखें कि आर ओनली 2% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन बट वॉज 20% ऑफ इंडियन आर्मी स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑफ ब्रिटिश ने जो 1857 के बाद पेटर्नेज दी पंजाब को और वहाँ से निकाले। तो उन्होंने इंडियंस ने देखा कि पंजाबी किस तरह से सिख पाकिस्तानियों से लड़ा और बहादुरी से लड़ा। तो हम सब मानते हैं पाकिस्तान में भी कि एक सिख जो है बड़ा ऑनरेबल है और बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक है, और वो अपने मुल्क के लिए लड़ा चीज़ों पे। तो उसकी वजह से रिस्पेक्ट आई। और फिर हम लोग 70s में चले जाते हैं कि ये जो थी वो एथनिक प्रॉब्लम्स वहाँ बढ़ती गई पंजाब में, और 1970 में प्रॉपर पंजाब खालिस्तान मूवमेंट स्टार्टेड वेयर इट हैड अ बैकड्रॉप, बट इन 70s दे आस्क्ड फॉर अ इंडिपेंडेंट स्टेट। और ये बेसिकली ये वहाँ तक बिकॉज ऑफ लोकल पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई चीज़ों पे। अच्छा, इस पे वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ हाउ मास्टर तारा सिंह प्लेड एंड एवरीथिंग, बट हियर कम्स नेहरू अगेन इन 1980, मतलब 78-79 में ही अगर आप आ जाएं तो आपने ये नाम बड़ा रजिस्टर करना है। एक साहब को भिंडर, एक पंजाब में एक गांव है, तो उन्होंने एक जरनैल सिंह भिंडरवाला जो है उसे लॉन्च किया गया और उसे उठाया गया। भिंडरवाला इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। ही इज़ व्हाट वी सी पाकिस्तानी, जैसे लाल मस्जिद का कोई मौलवी, और बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट किस्म का आदमी था, और उसने बड़ा उसका एक करिश्मा था, और उसे संजय गांधी और नेहरू और इंदिरा गांधी की जो फैमिली थी, इंदिरा गांधी और उन्होंने सपोर्ट किया, और उन्होंने पिच किया अगेंस्ट द ऑपोजिशंस ऑफ कांग्रेस इन, जिसमें अकाली दल थी। तो ऑब्वियसली अकाली दल वाज अगेंस्ट भिंडरवाला एंड एवरीथिंग, बट जैसे ही होता है कि उस पर क्या हुआ कि भिंडरवाला बिकेम टू स्ट्रॉन्ग, और उसने भिंडरवाला केम इन टू प्रोमिनेंस क्योंकि वहाँ एक सिखों में एक सेक्रेटेरियन वायलेंस हो गया था। नविंद्रा समथिंग कोई एक सेक्ट था उनका, वो खड़ा हो गया था कि उनके लोगों को कत्ल करवा दिया भिंडरवाला ने, एंड ही गॉट अवे, क्योंकि कांग्रेस उसे चाहती थी। और भिंडरवाला बिकेम टू स्ट्रॉन्ग, और इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि 1981 में अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा ये कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुआ। फिर क्या हो गया, भिंडरवाला और ये जो जरनैल सिंह भिंडरवाला चल रहा है, लेकिन 1981 में खालिस्तानियों ने एक इंडियन एयरलाइन को हाईजैक किया। अच्छा, हाईजैक अगर जो उन्होंने किया अपना प्लेन, वो उतारा गया लाहौर में ना, एंड दिस वाज इन 1981. I'm speaking from the notes, क्योंकि टाइमलाइंस होती रहे, इट्स ऑलवेज जो हमने नोट्स बनाए। In 81 the Khalistanis hijacked a Indian airline plane and 423 IA 423, and it landed in Lahore. अच्छा, हो क्या गया था कि जब लाहौर में एक बार प्लेन लैंड हो गया तो क्या करते, जनरल ज़िया वाज इन अ शॉक,
द इंडियंस वर वेरी एंग्री के व्हाट्स हैपनिंग. तो हमारी एसएसजी गई, कमांडो पाकिस्तानी कमांडोज एंटर्ड द प्लेन, इट वाज अ सक्सेसफुल, और जितने जो टेररिस्ट थे उन्हें पकड़ा और रिपैट्री और पैसेंजर्स को बचा के वो जहाज़ वापस कर दिया. अच्छा, एक तो यहाँ तक आ गया. नाउ जनरल भिंडर सिंह, जो जनरल सिंह भिंडर जो था वो बिकेम टू स्ट्रॉन्ग. और क्या होता है कि वो अपनी पावर बढ़ाता गया और उसने अकाली दल वालों को भी मिला दिया क्योंकि इसकी इतनी पावर हो रही थी चीज़ों पे. पावर इतनी ज़्यादा बड़ी कैसे है इसकी पावर? बिकॉज ही स्पोक अबाउट यूनाइटेड सिख किंगडम. ही स्पोक अबाउट द वर्सेस जो सिख के पुराने थे उन्हें, और क्योंकि वो उसमें बहुत कैरिज्मा था और उसे एक पॉलिटिकल सपोर्ट कांग्रेस की थी चीज़ों के अकाली दल के ख़िलाफ़, क्योंकि अकाली दल वाज गेटिंग पॉपुलर अगेंस्ट द कांग्रेस, जो कि उसके थ्रेट बन गई. तो कांग्रेस एज अ प्रॉक्सी जैसे होता है हर तो उसे जनरल सिंह भिंडर को उसने किया. देन केम 1981 में हाईजैकिंग होती है. 1982 एशियन गेम्स हुए इंडिया में. इंडिया की प्रेस्टीज का मसला हो गया. भिंडर वाला ने कहा कि भाई साहब हम ये एशियन गेम्स नहीं होने देंगे और हम वहाँ पे एहतजाज करेंगे. तो इंडियन गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम पूरा पंजाब हरियाणा का बॉर्डर क्लोज कर दिया 1982 में. अब उसमें बहुत सारे लोग जो इंडियन आर्मी से भी आते थे उनकी भी चेकिंग होती थी. तो दे फेल्ट वेरी, सिखों की पगड़ियाँ उतार के रख लेते थे, मतलब चेकिंग होती थी कि कोई चीज़ नहीं ला रही, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही. एलियनेटेड एक तरह से फीलिंग आती है ना कि आप अपने ही मुल्क में रह रहे हैं और आपकी इतनी ज़्यादा सख्त चेकिंग हो. यस. तो इन 1982 एशियन गेम्स एंड दैट वाज द एंड गेम, जहाँ पे इनके हालात ख़राब हो गए. भिंडर वाला somehow knew his power and moved to the Golden Temple in 1984. Golden Temple is the Makkah and Medina for Sikhs, ऐसा आप जानते हैं, ये उसकी अहमियत. और फिर उसके बाद जो है वो गोल्डन टेम्पल में चला गया और फिर इंदिरा गांधी ऑर्डर्ड टू लॉन्च एन ऑपरेशन अगेंस्ट भिंडरवाला टू अरेस्ट. और इंडियन एंड अपेरेंटली सिख जर्नल्स, इसमें से एक दो सिख जर्नल्स भी थे जो कि हु जॉइन भिंडरवाला इनसाइड, बिकॉज द मूवमेंट जो 1971 में जनरल साहब थे इंडिया के, तो वो ही जॉइन भिंडरवाला एंड एज अ सिक्योरिटी हेड. और उसने ऑपरेशन ब्लू स्टार जो कि बहुत मशहूर है इंडिया में, और लॉन्च हुआ जिसमें बहुत सारी फिल्में भी बनी और चीज़ें भी, बहुत सारी जानें का ज़िया हुआ था. तो 1984 में आपको पता है भिंडरवाला पे ऑपरेशन गोल्डन टेम्पल ऑपरेशन लॉन्च किया गया. भिंडरवाला वेंट इनटू गोल्डन टेम्पल व्हिच इज इक्विवेलेंट टू मक्का एंड मदीना for Sikhs, one of the holiest sites. And an Indian journal जो 1971 में dishonorably retire कर दिए गए थे for some reasons. He joined भिंडरवाला inside to fight against the Indian army. It was a very tragic year for India in 1984 के Sikh के, और फिर Indian army went sent a Sikh general to fight because of local issues. ये Indians thought it was a piece of cake, but it took a long time. But Indian army penetrated into Golden Temple, Bhindranwala, and everybody was killed. In 84, अच्छा, उस वक्त सोशल मीडिया भी नहीं था और इस तरह से टीवी भी नहीं था, लेकिन इस तरह की सिचुएशन अभी हो तो बहुत एक्सट्रीम आउटरीच हो, बहुत एक्सट्रीम आउटरीच हो. क्योंकि जिस तरह का की जगह है और जितनी मुकद्दस जगह है वो सिखों के लिए, और इस तरह का जो वो ऑपरेशन हुआ था और वहाँ पे कुछ काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ था. तो apparently there was only one journalist who was in Punjab who was reporting for the Times of London at that time. According to my estimates, was around 15 to 2,000 people were killed in Golden Temple operation and in around उस वक्त पे, उसके जो कि बहुत होते हैं, है ना. और इस पे इंडियन आर्मी भी, और 20,000 नहीं 1,500 to 2,000 people, right? But what happened afterward, उसका blowback क्या हुआ? 1984 में ही इंदिरा गांधी was assassinated by 2 of his guards. Yes. क्योंकि उन्होंने बिकॉज उनका जो रैशनल तो हो ही नहीं सकता कोई इस चीज़ का, इट वाज प्योर टेररिज्म किलिंग इंदिरा गांधी, बट ऑब्वियसली हर 2 guards assassinated were Sikhs. Yes. Or the not the myth, the information was she knew
that these two people were a security risk, but she said कि मैं हटा नहीं सकती out of religion, because Indira Gandhi was so strong in her belief that we cannot discriminate against religion. She led these two guards, who used to smile at her and salute her every day, assassinated. And that destroyed India internally at that time. पूरा पंजाब, इसके बाद इंदिरा गांधी का अटैक की असैसिनेशन के बाद, और बहुत बुरी असैसिनेशन थी, बहुत गोलियां जो पंजाब में राइट्स हुए, पूरे इंडिया में जो हिंदी पंजाबी राइट्स हुए, हिंदू वर्सेस पंजाबी, दिल्ली में सिखों के साथ जो हुआ, हरियाणा में हुआ, जो भी हिंदी स्पीकिंग बेल्ट थी उस पर बहुत ही, उसमें हज़ारों सिखों को कत्ल किया गया। उसमें हिंदू भी बेचारे बीच में जो है वो शहीद ही कहूँगा, गलत हुए, उनके साथ गलत हुआ, उनके साथ जाति भी। एंड ये वाज द हाइट ऑफ दैट मोमेंट। आप सोचें कि आपने गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन कर दिया 84 में ही जो है वो इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया, और फिर राइट्स हुए जिसमें thousands of Sikhs were killed, राइट, इन 84। उसकी रिटेलिएशन 1985 में आई, जब IA-182 एक जहाज़ था इंडियन एयरलाइन का, जो 182 था, जो कनाडा जा रहा था, और जिसके अंदर 329 पैसेंजर्स थे। कितने? 329। इट वॉज blown up by the Khalistanis. Where exactly? In the middle of the sea. Was blown up by Khalistanis. और ये जो मतलब ट्रेजिक मोमेंट्स हैं, ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देना शुरू है अब बहुत सा अब। और उसके बाद जो है वो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी चीज़ें हुई जिसमें पाकिस्तान का भी मसला ये है कि आम लोग मरते हैं इस पॉलिटिक्स में, इस ईगो में, सामने को वाले को नहीं समझना, चीज़ों को डिले करना, I think Sikhs to me, for this example, Sikhs to me are one of the most honorable people I've met personally. आपका भी होगा, इसमें कोई शक नहीं। आप सिख चोर नहीं देखेंगे, सिख को हमेशा आप अपना घर का गार्ड रख सकते हैं, अपने मुल्क की रखवाली, सिख are honorable people who would die for honor ना। और जिस तरह सिखों ने इंडिया के साथ वफादारी की, अपना मुल्क जब बना रहे थे उन्होंने छोड़ दिया, लाहौर पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि लाहौर और गुजरावाला और करतारपुर जो हम देखते हैं, करतारपुर तो बहुत बड़ी स्टोरी है इस बारे में कि किस तरह से वो डिवाइड हुआ। अच्छा, इसमें दानियाल वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ द पाकिस्तानी एस्पेक्ट। बहुत सारे जो इंडियन हमारे जो लिसनर्स हैं वो जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान इज इन्वॉल्व इन खालिस्तानी मूवमेंट, और हर कोई यही बोलता है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व था, देखिए है वगैरह वगैरह। तो एग्जैक्टली कोई भी लेजिटिमेट चीज़ को जो ऑर्गेनिकली ग्रो करती है तो उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स तो हेल्प आउट करते हैं। अब बलूचिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, इंटेलिजेंस है, कुलभूषण यादव, लेकिन ऑब्वियसली क्या कहेंगे, कुलभूषण यादव ने बलूचिस्तान बनाया नहीं, हमारी गलतियों ने बलूचिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया ना, एक बलोच को। तो जो ना एक्सटर्नल फैक्टर तो फ़ायदा उठाते हैं ऐसे पाकिस्तानियों ने। सिखों का भी 1971 के बाद जो ZA भुट्टो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने 2 किस्म की प्रॉक्सी सेंशन की, स्टेट सेंशंस। एक थी अफगान प्रॉक्सी, जो अफगानिस्तान में हम ज़िया को कहते हैं। इट वॉज ZA भुट्टो जिन्होंने उस ज़माने में प्रॉक्सीज भेजनी शुरू कर दी थी अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। और पाकिस्तान ने खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट किया। खालिस्तान मूवमेंट तो थी, जैसे मैंने आपको बताया 1970s में स्टार्ट हो गई थी, 70 में ही स्टार्ट हो गई थी, बट पाकिस्तानी ऑब्वियसली उनके जो लोग थे वो जो थे उन्हें सपोर्ट किया। अच्छा, हुआ क्या कि जनरल आफ्टर भुट्टो, जनरल ज़िया कंसोलिडेटेड दैट पॉलिसी। राजीव गांधी आ गए थे और उन्होंने भी फ़ायदा उठाना था। और क्या हुआ कि जब आपके हुआ ये कि जो खालिस्तानी मूवमेंट के जो लोग थे वो जो इंडिया नहीं आ सकते थे, कनाडा में मूव हो गए थे बहुत सारे लोग 84 के बाद, राइट्स के बाद, जैसे हमारी थी आफ्टर कनाडा में असाइलम ले ली थी। वो बहुत सारे लोगों का पाकिस्तान आना जाना 81, 82, 83 में शुरू हो गया था। सही है। और वो जो था मामलात, इंडिया ने एहतजाज किया कि भाई आप इन्हें क्यों कर रहे हैं, एंड दीज पीपल गॉट एमिनेशन एंड गन्स फ्रॉम पाकिस्तान, जो पंजाब में इंसर्जेंसी बाद में शुरू होती है
राइट। अच्छा, हुआ ये कि पंजाब की 85, 86, 87 के बाद तो पंजाब में खालिस्तानी इंसर्जेंसी शुरू हो गई इंडियन पंजाब में। बट ऑब्वियसली बॉर्डरिंग टाउन में हम लोग भी उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। हमारे पास सोवियत जंग भी चल रही थी, लेकिन हमें प्रॉक्सीज भी खोली हुई थी कश्मीर में भी और खालिस्तान पंजाब में भी। Then came obviously Zia realized, and I give you a precise intelligence report on this, given to me by a very good friend, तो NSOs कि ज़िया साहब के पास एक दिन एक नक्शा आया, कहते हैं उसमें खालिस्तानी मूवमेंट ने पंजाब का सिर्फ जिक्र अपने ही पंजाब का नहीं किया हुआ था, उसमें खालिस्तान का जो नक्शा वो बना रहे थे वो गुजरांवाला और लाहौर भी उसमें शामिल था। ये तो सर ये हमारी रेड लाइन है। ये रेड लाइन, लाहौर तो जान है हमारी बॉस। और एक पंजाबीज वांटेड दैट ग्रेटर पंजाब थिंग, उन्हें इमोशनल फाइनेंशियल सपोर्ट थी। फिर तो अफगानिस्तान भी आ जाता, फिर तो पेशावर भी आने वाला फिर आ जाता है। तो जब आप दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से, जब आप स्नेक पालोगे दे विल बाइट यू बैक, राइट। तो व्हेन यू डील विद दीज काइंड ऑफ पीपल हु आर ब्लोइंग अप प्लेन्स, who are assassinating other people, right? They can go to any extent basically. Any extent. तो पाकिस्तानी is backed off, but in 19 और फिर भी पंजाब की इंसर्जेंसी जो होम ग्रोन थी वो तो चल रही थी। It was अच्छा क्या हुआ कि 1984 में कोई 1500 से 2000 4000 से 5000 सिख्स जो थे एक्सट्रीमिस्ट, ही केम टू पाकिस्तान एज रेफ्यूजीज। ओह 84-85 जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन अपना हमारा ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ ना, तो उस पे ये लोग आ गए थे। पाकिस्तान की एक प्राइम मिनिस्टर थी बेनज़ीर भुट्टो जो ज़िया के बाद आई। राजीव गांधी केम टू पाकिस्तान और कहते हैं वन मीटिंग में उन लोगों की लिस्ट जो 4,000-5,000 लोग आए थे, उन लोगों की लिस्ट और कुछ डिफरेंट लिस्ट जो थी पाकिस्तान ने बेनज़ीर भुट्टो ने 1-on-1 राजीव गांधी को हैंड ओवर की ना। और बेनज़ीर का अपना बयान है कि आई हेल्प राजीव बट ही डिडंट केम अलॉन्ग विद दिस प्रॉमिस चीज़ों पे। तो बेनज़ीर टू क्रेडिट, और फिर बाद में बेनज़ीर का बहुत फेमस बयान है कि मेरी वजह से खालिस्तान मूवमेंट ख़त्म हुई ना 1991। कितना बड़ा स्टेप था ये बहुत बड़ा स्टेप था। और बेनज़ीर भुट्टो को आज एक बहुत बड़ा तबका आज भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है ये काम करने पर कि ये नहीं करना चाहिए था, बट आई थिंक इट वाज द राइट स्टेप। आई थिंक इट वाज अ ह्यूज, बहुत बड़े दिल की बात है, बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़े दिल की बात है। आई थिंक द डेमोक्रेट्स इन पाकिस्तान न्यू व्हाट द आर्मी एंड even his father didn't knew कि when जब आप proxies पालेंगे they'll come to bite back. बेनज़ीर understood the importance of India in a new democratic Pakistan कि कितना important है इंडिया से ताल्लुकात रखना। Obviously spoilers तो थे चीज़ों पे, तो for बेनज़ीर to took that step which people cannot take this 30 or 40 years later was a huge monumental. बेनज़ीर का कत्ल भी शायद बाज़ चीज़ों पे कहते हैं कि बाद में इन्हीं वजूहात की वजह से, लिबरल पॉलिसीज़ की वजह से हुआ। बट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द खालिस्तानी मूवमेंट एंडेड बिकॉज ऑफ बेनज़ीर भुट्टो। KPS गिल जो थे इंडिया के एन ऑफिसर पार एक्सीलेंस IGP पंजाब, जो पंजाब में हमारे दोस्त देख रहे हैं उन्हें जानते होंगे हॉकी फेडरेशन की वजह से भी, वो थोड़ा सा कहते थे कि पाकिस्तान का नहीं था उनका। ऑब्वियसली उन्होंने बहुत बड़ा ऑपरेशन लेड किया और 90s में उन्होंने पंजाब में इंसर्जेंसी ख़त्म कर दी। अच्छा, अब हम उसे लिंक करते हैं खालिस्तान मूवमेंट से। मेरा ज़ाती ओपिनियन ये है कि बेनज़ीर भुट्टो ने उस वक्त जो काम किया था ना, ये तो अपने वक्त से बहुत आगे की सोचती है। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये लिस्ट ना दी जाती तो ये मूवमेंट कितनी लंबी चलती, आई डोंट नो क्या होता, हम नहीं जानते ना कि क्या होता, लेकिन आई थिंक नुकसान ही होता, हिंदुस्तान का नुकसान होता। और इस बारे में आई डोंट नो कि इंडिया में कितनी बात की जाती है, आज की यूथ जानती है ही नहीं जानती है। ऑल विच कम्स फ्रॉम पाकिस्तान is not bad। देखिए ना 1981 में आपका प्लेन हाईजैक होके आया, किसने आपको बताया कि पाकिस्तानी आर्मी SSG कमांडोज ने ही उन टेररिस्ट को पकड़ा और पैसेंजर्स को छुड़ाया। और बाय द वे जो टेररिस्ट इंडिया को दिए थे, इंडियन कोर्ट्स ने उन्हें बाद में आज़ाद कर दिया। और वो इनका कोर्ट का सिस्टम ऐसा है पंजाब में, उन्हें फांसी पे लटकाना चाहिए था और वो लोग सब कनाडा चले गए। सही है। तो ये चीज़ें हो रही थी ना चीज़ों पे, वो लोग हमारे जुल्फ़िकार के लोगों को ट्रेन कर रहे थे
हम उनके खालिस्तानियों को कर रहे थे तो वो जो राजीव गांधी और इनका जो मुआहदा था बेनज़ीर का 1-on-1, वो यही था टू एंड ऑल सॉर्ट ऑफ टेररिज्म। बिकॉज देखिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ टेररिज्म मेरी नज़र में ये होता है एनीबडी हु सीक्स वायलेंस इज अ टेररिस्ट फॉर वॉट एवर राइट और रॉन्ग रीजंस और सिविलियन पर अटैक करने वाले एनी। हाँ, अब तो सिविलियन पे था 9/11 के बाद, अब एनी अटैक ऑन एनीवन उन चीजों पे और रिजॉर्ट टू वायलेंस। मिलिट्री पर भी आप अटैक कर रहे हैं किसी भी जगह पर, किसी पीसफुल जगह पर खुद से नहीं भाई। पॉलिटिकल सोल्यूशन बिल्कुल बनता है, आपकी कोई प्रॉब्लम है बात करें, लेकिन मारा मारी करना दिस इज टेररिज्म। एंड देन एक तरफ से अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर प्रॉक्सी वॉर करता है तो फिर आपके पास ऑप्शंस खुल जाते हैं। फिर एक जगह पर प्रॉक्सी वॉर होती है, फिर दूसरी जगह पर होती है, फिर कहाँ नहीं होगी भाई। फिर हरदीप सिंह नजर थे जो एक बंदा था इंडिया पंजाब में, ही वेंट इनटू कनाडा टू सीक असाइलम। सही है। हिज असाइलम वाज डिनाइड इन 1996 इन कनाडा। उसने एक हफ्ते में एक लड़की से शादी कर ली, उसे जो है वो कैनेडियन सिटीजनशिप हो गई। उसने अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ानी शुरू करी और चीज़ें की। ही स्टार्टेड द खालिस्तान स्टेट और खालिस्तान रेफरेंडम, वर्ल्ड खालिस्तान रेफरेंडम करके करता था। ही वॉज असैसिनेटेड इन जून दिस ईयर इन 2023। और इसी वजह से शोर शराबा मचा। और इसकी वजह से जो है वो कहते हैं कि फाइव आइज जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जॉइंट इंटेलिजेंस बिटवीन UK, US, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड Canada, that gave out actual intelligence, and Jaishankar obviously says obviously India में एक reaction आया, but India took a very strong solid stand against Canada कि ये चीज़ है। इंडियन की जो बात है, अगर आप बिल्कुल डिस्पैशनेट होके देखें तो बात तो उनकी भी सही है। किसकी? इंडियंस की। क्या बात यार, आप उनका एक प्लेन उड़ा रहे हैं है ना 86 में, जिसमें 300 कुछ लोग मर जाते हैं, राइट। इंडिया उन्हें इंटेलिजेंस देता है ना कि यार ये लोग हैं इन्वॉल्व, आप उन लोगों को रिपैट्रिएट नहीं कर रहे। तो हाउ डेयर कुड कैनेडा कम इन 2023 एंड सेज के भाई ये आदमी असैसिनेट हुआ है, और एक अपना आप एक इंफॉर्मेशन दी, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन। तो व्हाट कैनेडा सेड, नाउ इंडियंस हैड बीन सेइंग इट फॉर लास्ट 20-25 years दैट कैनेडा हैज़ बिकम अ हब ऑफ टेररिज्म, राइट, जहाँ से खालिस्तानी उनकी नज़र में आते हैं, उनके मुल्क में हेट स्पीच करते हैं, या बाहर इंग्लैंड, पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों से जाके एक्ट्स ऑफ टेररिज्म क्रिएट करते हैं। अब इंडिया में एक ऐसी गवर्नमेंट आई है फॉर द फर्स्ट टाइम जो कि एक्शन ले रही है चीज़ों पे। आई एम नॉट सेइंग कि वो सही कर रही है या गलत कर रही है, आई एम सेइंग वो एक्शन रिटेलिएट कर रही है ना। बट एक इंडियन गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव तो है, प्रेशर में नहीं आ रही। हाँ, प्रेशर में भी नहीं आ रही, और वो दे आर सो कॉन्फिडेंट, जो वेस्टर्न मुल्कों को भी मतलब अपने नेशनल इंटरेस्ट पे नहीं देख रही है। व्हाट इज अगर वो कहती है कि यार वी बिन, आपके मुल्क में कनाडा में हर खालिस्तानी को आप जाके असाइलम दे देते हो सिटीजन, और वहाँ से एंटी इंडिया स्टेट पॉलिसीज आती हैं, एक्ट्स ऑफ टेररिज्म या हेट स्पीच अगेंस्ट व्हिच ट्रांसलेट्स इनटू वायलेंस लेटर। वेस्टर्न कंट्रीज का बहुत बड़ा वो है, एक तरह से देखा जाए तो एक हिपोक्रेसी है, ठीक है। इट इज वेस्टर्न हिपोक्रेसी, इट इज वेस्टर्न हिपोक्रेसी के अपने मुल्क में खतरनाक बमों को रखा होता उन्होंने। दुनिया में कौन सा मुल्क था जहाँ पे ब्रिटिश डिप्लोमेट्स आके डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी से मिलके हड़तालें ख़त्म करा लेते नो? तो जब आप किसी मुल्क का पासपोर्ट ले लेते हैं तो ज़ाहिर बात है उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो मेरी नज़र में तो whoever takes a nationality cannot have dual loyalties, right? तो obviously वो एक ग्रे एरिया में तो आ जाते हैं। और हज़ारों लोग जो हैं कत्ल हो रहे हैं, दिन में सैकड़ों लोग मरते थे कराची में, और वहाँ से फ़ोन कॉल होती थी, हड़तालें होती थी, कुछ भी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने कोई स्टेप नहीं लिया। और ऐसी हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। इवन बलूचिस्तान के जो
चल रहा होता वहाँ पर, वहाँ के काफ़ी सारे लोग बैठकर वेस्टर्न देखो यार, कंट्रीज वेस्टर्न कंट्रीज में आपके जो आपके आप ये क्यों नहीं देखते कि जो BLA और इसके बरामदात भुगती है वो अभी स्विट्जरलैंड में बैठा हुआ है। जी ऐसे ही है। सही है। आपके बहुत सारे जो मरीज हैं वो ब्रिटेन में बैठे हुए हैं, राइट। आपके पास जो और खुलेआम अटैक्स करवा रहे हैं, खुलेआम अटैक्स करा रहे हैं, राइट। और तो फिर why is it good for one country and not good for, जब आपको बात करनी है तो हक की बात करनी है, और हम बैठे इसलिए है ना भाई। Yes, ऐसे ही है। हाँ? तो जो चीज पाकिस्तान के लिए गलत है वो भी इंडिया के लिए भी गलत होनी चाहिए, ऐसे ही है। और एंटी वायलेंस बात कर रहे हैं कि हमें नहीं करनी है, वायलेंस वाली बात नहीं है, पॉलिटिकल सोल्यूशन निकलता है, मेक सेंस। हाँ, आज आप अमेरिका में बैठे हुए कुछ बोलें तो किसी और के बारे में आपको 2 मिनट में FBI उठा के ले जाएगी, राइट, चीजों पे। लेकिन आप मतलब पॉइंट दूसरे मुल्कों के बारे में आप कह सकते हैं, अपने मुल्क के बारे में कहेंगे तो उठा के ले जाएंगे। तो दिस इज अ वेस्टर्न हिपोक्रेसी इन व्हिच जयशंकर इज एब्सोल्युटली राइट ऑन दिस टॉपिक, दैट इज टेकिंग ऑन कि व्हाट अबाउट आवर एक्शनेबल इंटेलिजेंस व्हिच वी हैव बीन प्रोवाइडिंग यू फॉर लास्ट 20 years 25 years चीज़ों पे, और what are the Canadians doing it? तो I think Trudeau is when Trudeau came to G20 summit, the reception he got, I think वो Indians ने तो बहुत BJP गवर्नमेंट ने तो वो इतनी दिखाई नहीं अपना मतलब उन्हें ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं दिया, बट स्टिल ग्रेस दिखाई कि so he was treated as a head of a state, but he's been harboring Indian enemies 100%। तो आपको इस पर्सपेक्टिव से पाकिस्तानियों को भी समझने की जरूरत है यार, क्योंकि बात ये है कि अपने ऊपर रखकर सोचो ना। और फिर हुआ ना, खालिस्तानियों ने लाहौर और गुजरांवाला भी मांगेंगे तो क्या करोगे? तो क्या करेंगे हम? पेशावर भी आ जाएगा। हाँ, पेशावर भी आ जाएगा। और देखिए ना, ये मैं पाकिस्तान में रह के यही कहता हूँ, ये थोड़ा सा माजरत के साथ हमारे पंजाबी भाइयों को सीखना है। ग्रेटर पंजाब आप करतारपुर कॉरिडोर खोल देते हैं, सिंध में खोखरा पार नहीं खोलते यार। There are more, linkages to India from Karachi, जहाँ उर्दू स्पीकिंग रहते हैं या महाजर रहते हैं, हैदराबाद में, सक्कर में, जो कि जाना चाहते हैं अपने दादा के घर अजमेर शरीफ जाना चाहते हैं। हाँ, तो आप करतारपुर खोल देते हैं और एक कॉरिडोर बना देते हैं जहाँ पे फ्री मूवमेंट करते हैं। यार हमारे लोगों का क्या? तो ये एक हिपोक्रेसी है हर जगह पे। सो इफ़ यू लुक एट G20 समिट जहाँ पे ट्रूडो आया, एंड ट्रूडो वॉज गिवन अ कोल्ड शोल्डर बाय द इंडियंस। ट्रूडो कहता है कि मैंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर से बात की अबाउट द असैसिनेशन इन कैनेडा, obviously in G20 summit, but obviously it was given a cold shoulder because Indians, on the other hand said, what about our actionable intelligence? और तो G20 में ये बात हुई थी चीज़ों पे। G20 था क्या एग्जैक्टली? क्योंकि G20 का बहुत बड़ा नाम था और पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं था उसमें। हम क्यों नहीं थे भाई वहाँ पे? G20 समिट में पाकिस्तान क्यों नहीं था यार? अगर बेगर्स 20 होता तो उसमें हमारा नाम होता मेरे ख्याल से। नहीं, मगर मैं बताऊं, ये बिल्कुल सच्ची बात है, क्योंकि ये तकलीफ, सबसे ज़्यादा तकलीफ, आई एम पाकिस्तानी, मुझे तकलीफ से बात हो रही है, क्योंकि हमने, अच्छा G20 है क्या? इट्स द 20 बिगेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, राइट? तो गेम ही ऑफ है ना। ऑफ है। वी आर इतना भी बुरे नहीं है, 40-45 पे नंबर पे होंगे हम ना, 300-350 बिलियन डॉलर की GDP है। बट पॉइंट इज के उन्होंने अफ्रीकन्स को भी अफ्रीकन यूनियन को भी ले लिया है G समिट में, बिकमिंग अ बिग थिंग इंडिया। और वी नीड टू अंडरस्टैंड G समिट, इंडिया वाज द प्रेसिडेंट ऑफ G20 समिट दिस टाइम। ये प्रिपेयर हो रहा था, होस्ट था इंडिया के लिए। उन्होंने बहुत ही शानदार एक G20 समिट की। इसमें प्रेसिडेंट जी और पुतिन नहीं आए, मगर बाकी सारे लीडर्स आए चीज़ों पे। चाइनीज़ प्रेसिडेंट इसलिए नहीं आए शायद कि उनके लोकल इश्यूज थे, राइट? ही वाज सॉर्टिंग दैट आउट। पुतिन आई डोंट नो कि क्यों नहीं आए, बट पॉइंट इज कि पुतिन वुड हैव कम, ही हैज़ एन एक्सीलेंट रिलेशनशिप विद इंडिया, तो मस्ट बी समथिंग वेरी बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर, सो ही डोंट वांट टू प्रॉब्ली टेक अ पिक्चर विद बाइडेन in that conference, but point is, and vice versa चीज़ों पे। बट इंडिया के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि पुतिन और तो उनके साथ वैसी हैं रशिया के रिलेशनशिप। दे वांटेड बाइडेन एंड वेस्टर्न कंट्रीज एंड मिडल ईस्टर्न कंट्रीज टू कम, ऑल ऑफ देम केम टू G20. G20 had, could you believe 60 cities में उनकी 300 कॉन्फ्रेंसेज हुई थी ना, फ्रॉम लास्ट 6 months, एंड G20 पे तो साइन हुए आके
एग्रीमेंट्स में ना, बायलैटरल मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स पे साइन हुए, और इट हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट फॉर इंडिया चीज़ों पे. एंड हैट्स ऑफ टू जयशंकर फॉर दिस, द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, चीज़ों पे जिन्होंने G20 समिट जीत ली. जयशंकर का क्या सीन है यार? हु इज ही? Jaishankar is basically probably one of the best diplomats in the world. लेकिन यूक्रेन के जो ऑयल लेने के ऊपर जो उसने जवाब दिया था ना, Western hypocrisy wala, हाँ. Western hypocrisy But वाला, वो who solid is जवाब Jaishankar? Jaishankar is probably one of the best diplomats in the world right now. He was ambassador to China, a chancellor in Singapore. He was ambassador to US. जो आप nuclear जो US India nuclear deal थी, was drafted by Jaishankar, right? As ambassador to America. उसके बाद जो है he became the foreign secretary, and then obviously who took बेचारी जब सुषमा स्वराज का इंतकाल हुआ और उनका देहांत हुआ जो भी, तो उसके बाद जो है जयशंकर took office on Prime Minister Modi's call, and he's transformed the Indian Foreign Office जो कि धक्का दे के स्टार्ट होते थे ना, into a super machine which takes care. तो जयशंकर्स पॉलिसी अगर आप देखें तो इज ऑन two-tier policy. He links geopolitics with economy, right? So first thing Jaishankar did coming as foreign minister was to geopolitically linked India with the Gulf GCC countries, UAE, Saudi Arabia. And then obviously the Americans जो China की proxy war है, India took a side. So Jaishankar's policy is we are not neutrals. We have taken a stand even on the Ukraine Russian war. तो Jaishankar जो geopolitics versus economy, as India, as you understand, is over a $3 trillion economy. Everybody wants to do business with India. Right now, yes. Right now. Who wouldn't obviously want to do business with India? कोई भी कंपनी का नाम ले, इंडिया को करना है, इंडिया के साथ काम करना है. तो they understood, or hats off to Modi for bringing the right man for the right job. He's a technocrat who understands foreign policy, foreign office. किसे सलाम करना है, किसे नमस्ते करना है, उसे पता है जयशंकर को. तो he brought in G20 का अगर आपको याद हो तो अपना, मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, तो वो दूसरी तरफ ये कि G20 का इम्पैक्ट क्या हुआ. सबसे पहले G20 का जो इम्पैक्ट, बहुत सारे इंडिया में भी लोग कहते हैं कि क्या हुआ. एक तो इंडिया को एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिला, कि एवरी मेजर वर्ल्ड लीडर इकोनॉमी वर होस्टेड बाय अस. एक कॉन्फिडेंस आ जाता है. नंबर 2, एक्सेसिबिलिटी. इंडियन किसी भी वर्ल्ड 20 कंट्री में जाएगा G20 इकोनॉमी में, तो उसका एक्सेस ईजी होगा, उसे वीज़ा जल्दी मिलेंगे, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगी इंडियन को, जर्मनी से लेके अमेरिका तक. किसी मुल्क में कारोबार करना चाहेगा तो वो भी आसानी से होगा. बिल्कुल करेगा, बिल्कुल बहुत सारी. एंड देन अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं, आपकी नेटवर्किंग आसान हो जाती है, बहुत फायदा होता है. थर्ड एलिमेंट इज इन मतलब FDI आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आएगी, आपके पास चीज़ें आएंगी. तो उससे बड़ा जो MBS इंडिया आए, और फिर जो उनका जिस तरह से MBS is Mohammed bin Salman came to India, and the way he loved India, and the Indian government ने reception दिया, it's out of the world. And that's where UAE took that stand of launching जैसे बाइडन ने कहा था, that corridor from India which would go to Israel and then to Europe and link up to Americans. America और Europe linkages तो है, which जो CPAC की तरह का एक चीज़ है, तो वो बनने जा रही है. And you would see huge changes in that region. और ये इंडिया से निकलेगा. मतलब जितने भी प्रोडक्शन होगी वो इंडिया में होगी. That's the plan. प्रोडक्शन आज आईफोन Foxconn इंडिया में बना रहे हैं, राइट. आज F-16 की फैक्ट्री लॉकहीड जो है टाटा के साथ कोलैबोरेशन है. तो इंडिया इज द नॉट जस्ट डिफेंस और electronics, but a pharmaceutical R&D research center for the world after Israel.
तो वो हर फील्ड के अंदर हर फील्ड के अंदर काम हो रहा है। टेक की बात हम लोग करें तो बहुत ज़्यादा और जिस तरह से इंडिया ने चैनलाइज किया है अपने ग्रेजुएट्स को इनटू व्हाटएवर बी इट स्पेस प्रोग्राम, इसरो पे हमने बात की थी, तो जिस तरह से उन्होंने किया तो हेड्स ऑफ टू द गवर्नमेंट, द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, nobody could beat that। और उन्होंने आप देखें ना पॉलिसीज, उन्होंने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, उसके बाद लोगों को लाए, ना कि डेवलपमेंट के लिए लोग लाए। दे सेड कि नाउ वी हैव द रोड्स टू टेक यू, वी हैव अपना द एयरपोर्ट्स, वी हैव द पोर्ट्स। अडानी ने को जो दिए गए थे वो चीज़ों पर, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अडानी को आप नॉर्मल आदमी ना समझें, राइट? जयशंकर हैज़ यूज्ड अडानी, द इंडियंस हैव यूज्ड अडानी फॉर जियो स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स। ऑस्ट्रेलिया में एक चाइनीज़ जब पोर्ट ख़रीदने गए तो वो पोर्ट जयशंकर ने अडानी ग्रुप को से ख़रीदवाई, तो ऑस्ट्रेलिया चाइना लॉस्ट अ पोर्ट। इज़राइल में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है उनकी, चाइनीज़ वर टेकिंग इट, बट द डील वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ अमेरिकन, अडानी बॉट दैट पोर्ट, राइट? तो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, इंडिया इज टेकिंग दैट अप। जयशंकर तो प्रॉब्ली अपने कमरे में पूरा मैप खोल के रखा होता होगा कि ब्रो ये जगह अच्छी है, ये जगह अच्छी है, तो ही इज आउटस्टैंडिंग। आई थिंक डेलीगेशन ऑफ पावर, जयशंकर इज अ प्रोफेशनल, मजाक कह रहा था, प्रोफेशनल। तो अगर आप उनकी इंडियन डिप्लोमेट्स वर्सेस पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स देखें गुड, तो इंडियन डिप्लोमेट, हाउ डू यू सी द डिफरेंस बिटवीन इंडियन डिप्लोमेसी वर्सेस पाकिस्तान डिप्लोमेसी? फॉर एग्जांपल फॉरेन डिप्लोमेसी की बात करते हैं। आई थिंक पाकिस्तानीज हैड एक्सीलेंट डिप्लोमेट्स, वी हैड, but we face a perception problem, access problem. Our diplomats are continuously, belittled by national security mechanism. But again, the quality जो इंडिया ने प्रोड्यूस कर दिया, जो ब्रांड इंडिया बिकता है, if it's made in India, it's sexy. If it's made in Pakistan, it's not. Let's accept it, right? So made in Pakistan is not a sellable product right now. Who wants to buy it? Even Pakistani restaurants brand themselves as Indian restaurants. Everywhere in Europe and America, sure. right? जबकि पाकिस्तानी खाना, कराची का खाना, पाकिस्तानी खाना नहीं, पाकिस्तान में तो मुख्तलिफ खाने होते हैं। कराची का खाना भाई आप इमोशनल ना करो, मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में भारी है, राइट? पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा उस तरह, क्योंकि क्यों है, पूरे इंडिया के लोग कराची में आए भाई मसाले लेके अपने, तो इट इज इंडियन टेस्ट, बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन टेस्ट व्हिच यू सी हैदराबाद टू एवरीथिंग। बट लेट्स टॉक अबाउट द इंडियन फॉरेन सर्विस वर्सेस पाकिस्तान फॉरेन सर्विस। यस, you'd see a normal consul general of India, let's say in Dubai or in in African country, उन्होंने ट्रेड और कॉमर्स, वो अपने उनके पास जो बिजनेस अटैची होगा वो बिजनेस लीड जनरेट करता है सॉफ्टवेयर की, टेंडर्स की, ही सेंड्स इट टू चेंबर्स ऑफ कॉमर्स। कितने हमारे लोग भेजते हैं ना, चेंबर ऑफ कॉमर्स से लिंकेज है, हो सकता है 1 2 3 एम्बेसडर्स हो अच्छे जो करते हो चीज़ों पे। प्लस टू सेल ब्रांड इंडिया इज़ अ वे टफ जॉब। तो मेरे ख्याल से तो MBA लड़कों को आजकल एम्बेसडर्स बना देना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर, वो बेहतर है। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ ताल्लुकात की बिना पर बन जाते हैं, नाम आ जाएगा एम्बेसडर है हम, और आई डोंट नो कि कितने कराची के बिजनेसमैन हैं जो कारपेट वाले हैं या टाइल वाले हैं, वो साले अफ्रीकन कंट्रीज के कौंसिल जनरल बने हुए ना। अच्छा, देखते हैं ना डिफेंस में पूरी। तो मतलब पॉइंट इज कि वो डिप्लोमेट प्लेट और नंबर प्लेट लगाने के लिए जो डिप्लोमेट्स बने हुए, वी नीड टू री स्ट्रेटेजाइज वी थिंक एंड मेक ब्रांड पाकिस्तान मोर सेक्सी, एंड इट वुड टेक ईयर्स ऑफ एफर्ट्स फॉर दिस। अच्छा अली भाई, आपको, मुझे ऐसा लगता है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आने वाले वक्त में एक ज़बरदस्त किस्म का कंपटीशन होने वाला है इंडिया पाकिस्तान का, क्योंकि कंपटीशन ऐसा है कि पाकिस्तान देखकर कोशिश करेगा कि हम थोड़ा बेहतर होने की कोशिश करें, क्योंकि जिस स्पीड से इकॉनमी ग्रो करेगी इंडिया की और कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान शायद बहुत जान मारने वाला है। ग्रो जब ही कर सकता है जब उसके रिलेशनशिप इंडिया के साथ हो। आप नवाज शरीफ को बहुत गालियाँ दें भाई, नवाज शरीफ ने एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जैसे मोटरवे आप देखते हैं। द होल आइडिया वाज दैट डेवलपमेंट इन मोटरवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वाज टू लिंक इंडिया टू ईरान, टू अफगानिस्तान, टू सेंट्रल एशिया, और उनका प्रोडक्ट गवादर से निकाल के यूरोप भेजना था।
ना। तो नवाज शरीफ, मगर जब भी पॉलिटिशियन या नवाज शरीफ जैसे लोगों ने ये कोशिश की इंडिया से ताल्लुकात हुई, अनफॉर्चुनेटली कारगिल हो जाता है। नहीं, मुशर्रफ को हम बहुत अच्छा मानते हैं, मैं भी मानता हूँ बहुत सारे, मगर मुशर्रफ स्टैब्ड इंडिया ना, और बाद में खुद ही फिर दोस्ती, तो हमने वही पक्की दोस्ती वाली बात की। तो तो ये एक इश्यूज है ना। तो जब तक पाकिस्तान जो है वो इंडिया से किसी तरह अच्छे पीसफुल मामले में नहीं आएगा, भी कर लेना चाहिए ना कि करना क्या एग्जैक्टली। साउथ कोरिया बाद चेंज हो रही है साउथ कोरिया ने तरक्की की जापान की वजह से, कि जापान का इंडस्ट्री वहां पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू की और उन्होंने सीखी। ये मैं बोल रहा हूँ कि जब इंडिया तरक्की करेगा तो उसके अंदर पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा हमारे पास जो है ना मौका होगा तरक्की करने का। फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री लगती है, AI की इंडस्ट्री लगती है बहुत नेक्स्ट लेवल, तो हमें उनसे सीखना आसान है। हमारे लड़के कराची में बैठ के उनके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं ना भाई। जी और जो आपकी कोऑर्डिनेशन होगी वो कितनी आसान होगी, क्योंकि कल्चर लैंग्वेज सब कुछ सेम है। बिल्कुल एज कम्पेयर टू कोई चाइनीज होगा या फिर किसी टर्किश से आप सीखें, बहुत मुश्किल है। वो भी टुल्ला बोलते हैं पुलिस वालों को, हम भी टुल्ला बोलते हैं ना। तो वो अपना तो वो भी गालियां देते हैं, हम भी गालियां। MCBC तो सेम है ना, यूनिवर्सल है ना चीजों पे। तो वो लेट्स बी रियलिस्टिक, हमारी गालियां भी सेम है यार ना चीजों पे। अनफॉर्चुनेटली औरतों वाली हैं, जो कि गलत बात है ना। हाँ, बट आई थिंक दानियाल, जो हमारे जो पार्टीशन का मामला हुआ है ना चीजों पे, उसकी वजह से हमारे बहुत अफेक्ट्स पड़े। एंड टू अ नॉर्मल इंडियन पर्सन हु इज लिसनिंग टू यू राइट नाउ, राइट, उसे समझने की ज़रूरत है जिन्ना नेवर वांटेड पार्टीशन ऑफ इंडिया, जिन्ना नेवर वांटेड पार्टीशन ऑफ इंडिया। दोबारा रिपीट करते हैं। जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म नेवर वांटेड पार्टीशन ऑफ इंडिया। आपको पता होने की ज़रूरत है हमें किस तरह, ये जो हम वेस्टर्न हिपोक्रेसी की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न हिपोक्रेसी की बात, किस तरह हमें गोरे ने डिवाइड किया यार। आप देखें ना, 1857 में हमारे पास एक हमारी जंग आज़ादी हुई, जैसे हिंदू मुसलमान ने मिलके लड़ा, उस वक्त आज़ाद हिंद फौज बनी बाद में। उस वक्त कॉन्सेप्ट नहीं था हिंदू मुसलमान का। एज यू नो, मिस्टर जिन्ना वाज अ स्टॉन्च इंडियन नेशनलिस्ट। ही वाज अगेंस्ट डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं होने चाहिए एंड सारी चीज़ें। ऑब्वियसली फिर मामलात इतने ख़राब हुए चीज़ों पे कि and we need to understand, Jinnah kept a house in Bombay, wanted a Canada America kind of a relationship between India and Pakistan, but obviously before that he never wanted partition. अच्छा, क्यों नहीं partition? Jinnah was a lawyer. He always used the word Pakistan to blackmail the British and the National Congress to get more concessions for Muslims और एंड अदर माइनॉरिटीज़। अच्छा, हुआ क्या कि 1946 में जब 45 में जब कैबिनेट मिशन प्लान हुआ मई में, तो जिन्ना एक्सेप्टेड दैट हैंग ऑन, आई डोंट वांट पार्टीशन, लेट्स मेक अ यूनाइटेड इंडिया लाइक अमेरिका, राइट चीज़ों पे। हु बैक्ड ऑफ फ्रॉम द कैबिनेट मिशन प्लान? इट वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्यों? उनका पर्सपेक्टिव ये था इंडियन ऐसे कि हम जो है, पहले उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि कैबिनेट मिशन प्लान, अरे, और एंड गांधी वाज सो हैप्पी ओवर दिस, बट ही बैक्ड ऑफ आफ्टर फ्रॉम द कैबिनेट मिशन प्लान। ये नेहरू साहब, और नेहरू साहब ने और इन्होंने ये कहा, इनका ये रैशनल था इंडियन कांग्रेस का कि जी वो मज़हब की बुनियाद पे प्रोविंसेस नहीं, अरे यार ये आप बाद में बैठ के बात कर सकते थे, गोरे को निकालते और ये बातचीत हो सकती थी। तो इन 19 जब 45-46 में इलेक्शंस में 1946 के इलेक्शंस थे ना, जहाँ पर जो पूरे इलेक्शन हो गए और फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो लियाकत अली खान थे। और उससे पहले यार वी नीड टू अंडरस्टैंड, फिर डायरेक्ट एक्शन मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज लियाकत अली खान, जो कि पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे अगले ही साल। और सिचुएशन ये है कि इसका मतलब कि 1946 तक कोई प्लान नहीं है पाकिस्तान। और 19 मतलब कैबिनेट मिशन प्लान के बाद डायरेक्ट एक्शन डे हो जाता है कलकत्ता में, लोग हिंदू मुस्लिम राइट्स हो जाती हैं एंड पाकिस्तान बिकेम इनएविटेबल, क्योंकि इतने गोरे ने आप दोनों तरफ को भर दिया था बहुत ज़्यादा कि वो चीज़ें हुई। और ये इट्स अ डार्क पैच इन हिस्ट्री। और फिर हुआ क्या, पाकिस्तान बना दिया। और किसका नुकसान हुआ है? हमारा नुकसान हुआ है, मुस्लिम्स। हम आम लोगों का नुकसान हुआ है। मेरा आधा खानदान मरा है, ठीक है,
किसी और का आधा खानदान में रहे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, I'll tell you a partition story. मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका है अरविंदर सिंह. वो बताते हैं उनकी बीबीसी में 1947-50 ईयर्स पाकिस्तान स्पेशल किया था. बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं अरविंदर सिंह. उनके गांव में उनकी अफवाह फैली कि मुसलमान आ रहे हैं. उस ज़माने आपको पता है ख़वातीन को रेप कर देते थे, और यहाँ ये दोनों साइड ऑफ पंजाब में हो रहा था ना. मुसलमान सिखों का कर रहे थे, सिख मुसलमान के गाँव पे कर रहे थे. उन्होंने कहते हैं कि अपने गांव की 46 औरतों को जमा किया और सब औरतों ने अपने जेवर उतारे. उन्होंने कहा कि आप हमें मार दें कि आज रात को अटैक है. उस आदमी ने अपनी तलवार लेके, कहते हैं कि मैंने अपनी बहन का गला काटा है, अपनी माँ का गला काटा है, अपनी फुप्पो का गला काटा है, अपनी दादी का गला काटा है. सही है. और उस रात को अटैक नहीं हुआ. उस रात को अटैक नहीं हुआ. एंड दैट पर्सन लिव फॉर अनदर 80 years विद दैट पेन. सो मेरे जो सो सैड. तो यू नो दिस वाज हाउ ब्लडी द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज. और इसमें पाकिस्तान की कोई गलती नहीं है. पाकिस्तान था भी इसमें हिंदुस्तान की भी कोई गलती नहीं है. हिंदुस्तान की कोई गलती नहीं है. सो स्टॉप ब्लेमिंग ईच अदर बेसिकली. और फिर क्या हुआ जब आपने मजहब की I'm very basically. और जब आपने मजहब की बुनियाद पे दो मुल्कों को पाला, टू नेशन थ्योरी पे, फिर 1971 को क्या कहेंगे जब आपकी मेजॉरिटी मुसलमान थे ना जो अलहदा हो गए, तो आपकी आइडियोलॉजी ख़त्म हो गई टू नेशन पे. भाई मसला ये था कि मज़हब की बुनियाद पे दो भाई भी एक साथ नहीं रह सकते जब तक आप उसमें इंसाफ, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. मतलब अगर मैं 10 रुपये कमाता हूँ तो और कोई 8 रुपये कमाता है और 3 रुपये कमाता है, तो जो 10 वाला है उसे उसका जायज़ हक तो दो चीज़ों पे. तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ वेल्थ, यू नो, रिस्पेक्ट फॉर लोकल कल्चर, टॉलरेंस, दैट्स व्हाट यूनाइट डिफरेंट कम्युनिटीज़. मलेशिया इज़ एन एग्जाम्पल. सिंगापुर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर आ गया, इंडियन ओरिजिन का प्राइम मिनिस्टर आ गया ना. सही है. तो वो इन लोगों ने समझा ना चीज़. भी काफ़ी ज़्यादा समझ गए. हाँ, तो अंग्रेज ने वो हर चीज़ की जो उसने हिंदुस्तान में नहीं की. दे लूटेड, प्लंडर्ड एंड स्टिल यूनाइटेड इंडिया. और सॉरी भी नहीं कहा. They never say sorry. You know, अपना colonial वो जो अपना जो past है, वो you know, they don't even teach to their children. They're not apologetic about it. जबकि जर्मन्स बार बार बोलते हैं जर्मन से सीखना चाहिए. उनको अफसोस होता है हिटलर वाले पास्ट पर. एटलीस्ट रिग्रेट करते हैं और अपने बच्चों को सिखाते हैं कि ऐसा हिटलर. और चर्चिल क्या हीरो था. हाँ, इनके लिए हीरो है. इनके लिए हीरो था. उसने बंगाल में फैमिन में लाखों किसान मरवा दिए भूख से. पार्टीशन की स्टोरी मेरी पर्सनल स्टोरी है. और वही ये है कि मेरे जो नाना है उनका इंतकाल जो है वो जल्दी हुआ इस वजह से कि उनको वो जब आए थे तो उनके यहाँ पर जो है ना पूरा एक वो था, छुरा मारा था. सो ही कुड नॉट लिव लॉन्गर बेसिकली. हाँ, इमेजिन हमारे दादा जो हैं वो फतेहपुर सीकरी को याद करते हुए मर गए कि जहाँ उनकी अम्मा दफन है, उनके अब्बा पसंद है, यू नो. सो दैट सॉर्ट ऑफ यू नो पेन वी सफर्ड एंड वी हम इस बारे में इमोशनल है क्योंकि हमारे पेरेंट्स आए थे यहाँ से. आधा पाकिस्तान उसे तो बना हुआ मिल गया ना चीज़ों पे. आई एम सो सॉरी बट दीज आर द रियलिटीज विच वी हैव टू फेस एंड टू यंगर जनरेशन, राइट. एंड कुड यू बिलीव द अरविंदर सिंह भाई जो थे हमारे, उन्होंने किस पेन से 80 साल जिए होंगे अपनी बहन को मार के. सही बात है, सही बात है. अपनी माँ को मतलब ज़िबा करके और कुएं में फेंकते थे, कह रहे थे ना. really sad. सो हुआ ये था कि जब नाना निकले थे दिल्ली से तो उसके बाद वही जो मारामारी चल रही थी. अब पाकिस्तान आना था उनको लाहौर, तो रास्ते में किसी ने छुरा मार दिया और इतना बड़ा कट था, इतना बड़ा मैंने देखा है. सो वो कट जो था वो पेन उनको ज़िंदगी भर रहा. इतना रहा कि बहुत जल्दी हार्ट पेशेंट हो गए. सारी बीमारियां, सारी दुनिया की सारी बीमारियां उनको थी. इट्स वेरी सैड. और कितने लोग हैं आप देखो जो पंजाब में, हमारे पंजाब में, पाकिस्तानी पंजाब में सिखों की लड़कियां से ज़बरदस्ती शादी की गई, पूरा घर बिठाया, जो अब मिलने जाती हैं. वहाँ पे मुसलमानों की वो किया, उनकी तो ज़िंदगियाँ तबाह हो गई.
And what about the Muslims who were left in India? They had to मतलब face that discrimination every day to tell how patriotic they are. क्या आप समझते हैं कि नसीरुद्दीन शाह या अपना शाहरुख खान are less patriotic because they're Muslims? ना एक और स्टोरी है कि ओह माय गॉड डूड, एक सेकंड, इसीलिए मैं बात नहीं करता पार्टीशन पे, नहीं बात करता मैं ज़्यादा, क्योंकि फिर नाना की अलग स्टोरी है, दादा की अलग स्टोरी है, और वो ज़्यादा पेनफुल है, बिल्कुल हो गया, क्योंकि मैंने तो ज़िंदगी भर ये कहानियाँ सुनी बेसिकली कि हुआ क्या था, एंड देन इंडियन साइड भी इसी तरह का पेनफुल है। बिल्कुल है। जो लोग मैंने आपको अरविंदर सिंह की बता दी, इससे ज़्यादा पेनफुल क्या होगी। जो लोग पंजाब से पाकिस्तानी पंजाब से इंडिया गए, वो एक अलग स्टोरी है तकलीफ़ वाली। सो हाँ, इंडियंस काफ़ी ज़्यादा इस तकलीफ़ को समझते हैं, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, चाहे वो पंजाब में रहते हों, सिंध में रहते हों, कराची में कहीं भी रहते हों, इवन मुख्तलिफ़ पार्ट्स पंजाब में बहुत माइग्रेशन हुई थी, और इतनी तकलीफ दे स्टोरीज़ हैं कि हम जब बात करते हैं इस बारे में तो ज़ाहिर सी बात है रोना आता है, इमोशनल होते हैं। तो मेरी जो पूरा ख़ानदान है, तो उन्होंने कोई 5-6 महीने जो है ना दिल्ली में जो था, तो वो लोग जो लाल किला है, तो वहाँ पर उन लोगों ने क़याम किया था, क्योंकि इतने राइट्स हो गए थे कि बहुत बुरा सीन था। घर हमारा जो दिल्ली वाला है, वो आई डोंट नो उसका क्या हाल होगा इस वक्त, लेकिन रातों रात छोड़कर भागना पड़ा बिकॉज राइट्स इतने बुरे हो गए थे। सो इट इज़ दैट सैड, वेरी वेरी सैड, क्योंकि किसी का प्लान नहीं था एकदम इतनी जल्दी माइग्रेशन हुई, किसी को नहीं पता था। सो आधी से ज़्यादा माइग्रेशन तो वो हुई है जो कि मार के निकाला गया, काट के निकाला गया। अरे भाई, काश उस वक्त सोशल मीडिया होता तो शायद इतना ज़्यादा ना होता, काश मीडिया होता उस वक्त, काश कोई रोकने वाला होता। सो कमिंग बैक टू पार्टीशन, तो आज आप 75 ईयर्स के बाद देखते हो कि पार्टीशन सही हुआ था या गलत हुआ था। मैं कहता हूँ जी हो गया, सही है, लेकिन जो भी हुआ था गलत हुआ था, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए ना। एंड वी सफर्ड, वी स्टिल सफर इन द सेंस ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस अब तक ना, कि पाकिस्तान में अगर 4 कौमियतें, पंजाब है, सिंध है, बलोच है और पठान है चीज़ों पे, तो 5वीं कौमियत महाजिर, हम अपने आप को क्या कहें, हम हिंदुस्तानी मुसलमान के हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी इससे क्रिएट हुआ। महाजिर पाकिस्तान में तो बहुत सारी कौमियतें हैं, तो पाकिस्तान में हज़ारा है, तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैज़ टू एक्सेप्ट दोस कि ये भी चीज़ें हैं। और मतलब अनफॉर्चुनेटली इट बिकेम अनदर टॉपिक्स टू पेनफुल फॉर अस टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि हमने तो रोज़ाना देखा है कि हमारे घर वाले, फैमिली वालों के क्या सफ़र, वो एक छोटा सा भी एक खाना बनाते हैं तो कहते हैं यार मुझे वहाँ की याद आ रही है ना। और हमने अपने दादा को 10 बार रिपीट करते वो स्टोरी सुना कि जी यूपी कैसा था या और एक और चीज़ भी है कि इतना ट्रॉमेटाइजिंग था कि मेरे दादा से मैं आज भी बात करता हूँ तो कहते हैं मुझे जाना नहीं है वहाँ पे वापस ना, और क्योंकि उनका ये डर था कि मुझे नहीं पता कि वहाँ पर अभी हाल क्या होगा। अभी मैंने कहा था अब्बा से ना कि चलते हैं, अब्बा ने कहा कि अब्बा का जाना नहीं हुआ। एक बार गए थे 1983 में, और उसके बाद भी वो डरे हुए थे वहाँ पे, और क्या, मैं आपको बोल रहा हूँ, ही वाज सो ट्रॉमेटाइज्ड कि जहाँ वो पैदा हुए हैं, जहाँ उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, वो डरे हुए थे। उनका ये डर था कि यार खुदा ना खास्ता कोई अटैक ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती ना यार, हर कोई इतना काबिल और पढ़ा लिखा नहीं होता। एंड आज भी उनका यही डर है, ठीक है, कि नहीं यार वो ठीक नहीं है, जगह सेफ नहीं है। अरे मैंने बोला अब्बा खैर है, कुछ नहीं होता, जाना है मुझे वहाँ पे। सो ये कहानी है। तो एक बहुत बड़े इंडिया के शायर हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, फ्रॉम जेलम, ही वेंट टू जेलम आफ्टर 60 years। गुलजार की बात कर रहा हूँ। आई लव गुलजार साहब। गुलजार साहब जब जेलम गए अपना घर देखने, तो वो जो आदमी रहे थे वो चुप हो गए, कहते हैं कि मैं डिप्रेशन में आ गया देख के घर। जाहिर बात है उन्होंने किस ज़माने में छोड़ा होगा गुलजार साहब ने, और वो देखा तो उन्हें वो कहने कि मुझे वहशत तारी हो गई घर देख के, खुशी होनी चाहिए थी, केम इनटू डिप्रेशन। कहने कि मैं उस एहसासात को बयान नहीं कर सकता। एनीवे केम बैक टू पाकिस्तान, वापस इंडिया ना चीज़ों पे। तो वो इट्स सच अ
ट्रॉमा विद एवरी वन ऑफ अस के स्टिल यू नो इट्स 75 years और यार हमने तो वो देखा ही नहीं, हम तो उन यादों से वो हैं जिन्होंने वो मोमेंट्स देखे हैं, उनका क्या हाल होता है। ऐसा ही है ना एग्जैक्टली चीज़ों पे। और मैं जो अभी इमोशनल हुआ था इस बात पे हुआ था कि मेरे नाना का इंतकाल बहुत जल्दी हो गया था। मैं सिर्फ 8 साल का था। सोचें सो उनकी उम्र बहुत कम थी। ही वाज ओनली 60 years old, वेरी यंग। लेकिन इतनी तकलीफें मैंने मतलब एक 60 years old का बंदा जो है उनको मल्टीपल हार्ट अटैक्स आए थे। हमारे दादा के जो भाई थे और दादा के वालिद साहब थे जफ़र अहमद चिश्ती, वो एक बार 2 नाली बंदूक लेके निकल गए 50s में इंडिया कि उन्होंने सुना कि इंडिया से कॉल आई थी कि उनके दोस्त की यूपी से, यार मेरी बेटी को मैंने सुना है कि जो उठा लिया था वो कहीं पंजाब में रहता है। उन्होंने 2 नाली, सोचा नहीं था, 2 नाली की बंदूक निकाल के ट्रेन में चढ़ गए थे अपने दोस्त की बेटी को निकालने के लिए। मिली नहीं, गलत अफवाह थी, लेकिन ये थी मोहब्बतें। एंड ही बिकेम अ डिप्रेस्ड मैन एंड ही डाइड बिकॉज ऑफ पार्टीशन ना। तो वो बहुत सारी चीज़ें जो बड़ी महरूमियाँ हैं, बड़ी महरूम। अब वो रिग्रेट यही है ना मेरा कि मेरे दादा भी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं। तो अगर ये सब नहीं होता और इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होती उस वक्त, तो आज मेरे नाना जिंदा होता है। एक ये चीज़ जहन में आई थी मेरे ना कि वो जो इतना जल्दी हुआ ना उनके साथ, तो वो उस इंसिडेंट की वजह से हुआ था। बिल्कुल। खैर तो दानियाल यार वो तो ज़ाहिरी बात है, इट्स वेरी ट्रॉमेटाइजिंग। वेल लेट्स लाइटन द होल मेमोरी। आई एम श्योर यू आर वेरी यू नो इमोशनल एंड अपसेट राइट नाउ, बट जो पाकिस्तानी टीम इंडिया में अभी वर्ल्ड कप के लिए गई, उसे रिसेप्शन हैदराबाद में मिला, दैट प्रूव्ड मैनी पीपल रॉन्ग इन पाकिस्तान एंड इन इंडिया। कितना ज़बरदस्त, दिल खुश हो गया देख। अच्छा, मैं इतना कोई शौक नहीं हुआ था ये चीज़ देख के, मुझे पता था ऐसे ही होगा। सही है, आई नो। पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोग शौक थे, अरे क्या हो गया ये इंडिया में इतना वेलकम। भाई बात ये है कि यार पाकिस्तान जीतेगा स्लोगन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है। वो चचा शिकागो वाले जो गए हैं वहाँ पर, उनके हाथ में पाकिस्तान का झंडा था ना, वो सो हैप्पी। मैंने बोला चलो, मैं नहीं जा पाया अनफॉर्चुनेटली, काश 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 के चले जाए हम लोग, कभी कोई सीन हो जाए तो। लेकिन मुझे एटलीस्ट दिखा कि यार कोई बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरी तरफ से है। चचा जाओ और पाकिस्तान को जितवा कर आना है इंशाल्लाह। बट यू नो वी रिक्वेस्ट द इंडियन गवर्नमेंट टू यू नो ये जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट रुका हुआ है ये बढ़ाएं ना। या ये जो ईगो है और ये जो एक स्टांस ले लिया ना, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को छोड़ दिया जाए प्लीज़। गवर्नमेंट जो भी करे वो करे, लेकिन लोगों को एटलीस्ट फ्री कर दिया जाए, लोगों को आने जाने का आना जाना दिया जाए, क्योंकि हज़ारों लाखों लोग हैं, आई वुड से करोड़ों लोग हैं जो कि इंडिया से पाकिस्तान विजिट करना चाहते हैं और पाकिस्तान से उस पे ना मैं बताऊं पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। मैम लेट्स बी रियलिस्टिक, ये जो भी वीज़ा भी इंडिया ने लेट किए पाकिस्तानी यू नो क्रिकेट वॉचर्स के लिए वर्ल्ड कप पे जाने के लिए, क्योंकि क्या हुआ है कि दे हैड बेटर एक्सपीरियंसेस। 26/11 ज़्यादती हो गई चीज़ों पे, तो बहुत सारे लोग क्रिकेट वीज़ाज लेके यू नो जैसे 26/11 पे जो रैकी की थी रिचर्ड वो हेडली ने या किसी और ने पाकिस्तान इंडिया आके, तो उसने क्रिकेट का ही वीज़ा लिया हुआ था। तो इंडिया इज़ अ वेरी किसने जो 26/11 के प्लानर्स थे, इट टुक इंडियन यू नो पोज्ड एज इंडियन। जो एक आदिल उनका मेन आदिल मीर एक जो उनका मेन कल्प्रेट है, he came as a tourist in 2004-5. It's been a long time, but still I would say it's been a long time. बात ये है कि अभी इस चीज़ की स्क्रूटनाइज कर सकते हैं भाई। आप हम जैसे लोगों को तो जाने दो, तो हमें पूरा स्क्रूटनी कर लो, देख लो कि क्या है भाई। बात ये है कि ऐसे तो बहुत सारे एक्सक्यूज निकल आएंगे अली भाई कि इस वजह से नहीं देंगे, इस वजह से नहीं देंगे। बात ये है कि आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, इसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्टेप करना चाहिए कि ऐसे लोगों को पकड़ें और लटकाएं ताकि इंडिया को कॉन्फिडेंस हो मेरे ख्याल से। और फिर इसी तरह होगा, बॉल इज विद अस। देखो हम जाती हमारी तरफ से हुई है बहुत अभी, तो वी हैव टू पुट अ हाउस इन ऑर्डर। और इंशाल्लाह आई थिंक हो जाएगा। पाकिस्तान की डायरेक्शन अब काफ़ी हद तक चेंज होती हुई दिख रही है। व्हाट डू यू थिंक? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक पाकिस्तान को डंडा मिलता है तो पाकिस्तान एक्ट करता है, ये ऑर्गेनिकली होना चाहिए लॉन्ग टर्म से। एंड आई नीड टू सी द एक्शन टू बिलीव इन it. I think right now the policy is right. Let's see what goes on. But वही मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त की पॉलिसी काफ़ी डिफरेंट है पहले से, एंड मुझे ना थोड़ी काफ़ी हद तक होप है इस हवाले से। let's see, fingers crossed. या और ये चीज़ अगर
आगे चली तो जाहिर सी बात है इंडिया भी नोटिस कर लेगा कि नहीं यार पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है। देखिए ना, इंडिया के लोकल अब अगले साल इलेक्शंस भी आ रहे हैं इंडिया में। हाँ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? यार आई डोंट थिंक दिस मतलब नॉट मच टू थिंक अबाउट इट। बीजेपी ये इलेक्शन निकाल लेगी। मोदी कमिंग एज द थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 100%। 100%, 90% कहते हैं चीज़ों पे 10% का रखना चाहिए। बट मैंने पहले भी कहा था 280। और आपको लगता है कि कोalition गवर्नमेंट बना सकते हैं कांग्रेस मिलकर 2-4 पार्टीज के साथ? आई डोंट थिंक सो। कांग्रेस वोट इज डिवाइडेड। राहुल गांधी जितना भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा जो की थी, भारत जोड़ो यात्रा कर ले, आई थिंक द वर्क विच बीजेपी हैज पुट इनटू इंडिया। उन्होंने अपना गेटअप भी काफी चेंज किया, थोड़ा सा मैच्योर दाढ़ी वाला, थोड़ा सा डिफरेंट तो वो लुक जो किया। पप्पू इमेज चेंज करने की कोशिश की उन्होंने टू समथिंग एल्स। आई मीन आई एग्री विद द भारत जोड़ो यात्रा जो फंडामेंटली यस, फंडामेंटली जो आइडिया है इट्स अमेजिंग। बट लेट्स टॉक अबाउट मतलब देखिए कांग्रेस हैज अ लॉट टू लर्न एंड अनलर्न। मैं हमेशा कहता हूँ फ्रॉम इंडिया। बट देखो कांग्रेस अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी उससे 10 किलोमीटर आगे। बीजेपी इज वर्किंग infrastructure development, G20 summit, reforms, tough stance on national security, ISRO, the political will, administrative skills, मतलब alternate energy की बात हो रही है इंडिया में। हाइड्रोजन बसेस आ गई हैं यार चीज़ों पे, बॉम्बे को उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो यही कह सकते हैं कि लोग काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड है। ऑल्दो सदर्न स्टेट्स में उनके कुछ थोड़े बहुत मसाइल चल रहे हैं साउथ इंडिया में, लेकिन बीजेपी ने जो काम किया है वो किसी और गवर्नमेंट ने किया नहीं। अब चाहे राहुल गांधी जो हैं वो कौन जितनी यात्राएं कर लें, बीजेपी इज सीन एज अ वर्किंग पॉलिटिकल पार्टी, राइट। जो उन्होंने रीब्रांड किया है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया ना, it's taken India to another level पे। G20 समिट आ गई आपके पास। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो बीजेपी ने कैरी ऑन किया है गावस्कर साहब ने चीज़ों पे। इंडिया इज मेकिंग 43 to 45 किलोमीटर्स ऑफ रोड एवरी डे। $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है इनके उसमें। अच्छा, ये हो सकता है ऑर्गेनिकली भी कांग्रेस भी होती हो जाती है, बट जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, नेशनल सिक्योरिटी का जो स्टांस लिया है मोदी ने, जो ट्रांसफॉर्म कर दिया यूएस इंडिया रिलेशनशिप और फिर मिडल ईस्ट को लाए, उसका क्या है? लाखों इंडियंस अब जाएंगे जॉब करने मिडल ईस्ट में। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी इंडिया में, हो रही हैं एवरी डे। तो जो अफ्रीका की पॉलिसी हो, चाहे आपकी ईस्ट की पॉलिसी हो, जापान इज़ मेकिंग ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। तो इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली मोदी and the team, of course, Modi and Co has won the hearts and the minds of Indians. तो ये बात तो है। और जब ये स्टार्ट हुआ था तो आई थिंक बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे मोदी को, लेकिन स्लो उसने काम करके दिखाया है। और यही है कि आपने बात की थी ना कि जियोपॉलिटिक्स में इकोनॉमिक्स का बड़ा, इकोनॉमिक्स का मैं आपको एक मिसाल दे दूँ। आपका नॉर्दर्न एरिया में ये जो कुछ एरियाज हैं, वो जो लोग थे वो कन्वर्ट हो गए इस्माइलीज या खानी हो गए। क्यों है? उस चीज़ ने ये सिखाया कि अगर आप डेवलपमेंट करें, आगा खान फाउंडेशन ने वहाँ बहुत काम किया है, खाना दिया है, रोटी दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल बनाए हैं, गवर्नमेंट बनाए। उन लोगों ने यार अपना सेक्ट चेंज कर लिया, अपना मज़हब बाज लोगों ने चेंज कर लिया। कैलाशी और जो दूसरे सेक्स के लोग थे वो इस्माइलीज हो गए। तो हमें क्या सबक सीखता है? अगर आप डेवलपमेंट दो, अगर आप I'm giving you a Pakistani example for Pakistani viewers to understand कि वो अगर आप डेवलपमेंट दो, पीस ऑफ माइंड दो, तो इंसान सब कुछ बदल लेता है चीज़ों पे। एंड आई थिंक इट्स अ गुड एग्जाम्पल फॉर दिस। खतरनाक एग्जाम्पल। और ये है कि ये जो आने वाला इलेक्शन है ये बीजेपी लेकर जाएगी, और बीजेपी का बड़ा क्लियर नैरेटिव है पाकिस्तान के हवाले से। एंड आई डोंट नो कि हमारे रिलेशन बेहतर I think BJP has decided to cut off not just the state relationship but people to people contact, ना, जो कि गलत है ना। जो ये वाली साइड ले जा रहे हैं बीजेपी टू कटिंग ऑफ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, राइट। ये आई अंडरस्टैंड ये क्या कंपल्शंस हैं, मगर ये जो एक्सट्रीमिज्म से फनेटिकल, देखिए देयर लॉट ऑफ
they have to win the heart. You have to live with your neighbor. You can't choose your और neighbors, right? बहुत बड़ा मुल्क है भाई, 25 करोड़ की आबादी है, तो बात ये है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके साथ आप ताल्लुक बनाएं। और कितना बड़ा बॉर्डर लगता है ब्रो। नहीं बॉर्डर भी है और इट्स नॉट अ इट्स वी आर स्टेप ब्रदर्स अभी आप कहते हैं, बट वी आर ब्रदर्स। हाँ मेरी अभी अलीन के साथ पॉडकास्ट किया था, तो कहती है मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया पाकिस्तान है लाइक सिबलिंग्स, हर वक्त लड़ते रहते हैं लेकिन साथ भी रहना है, पसंद भी करते हैं नहीं भी पसंद करते हैं, तो वो एक ऐसा प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप होता है ना कभी कुछ बहन भाइयों का या दो भाइयों का, वो वाला सिस्टम है। सो आई थिंक वो रिलेशन जो है ना कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं ऑब्वियसली पीपल टू पीपल कांटेक्ट यू नो हैज टू इज द मेन थिंग। इवेंचुअली अब मैं देखता हूँ द काइंड ऑफ यू नो पॉजिटिव रिएक्शंस फ्रॉम पाकिस्तानीज टुवर्ड्स इंडिया हैज इंक्रीज्ड। पहले तो हम कराची वाले मानते थे इस बात को, अब आई थिंक पूरा पंजाब गद्दार भी खिलाते थे ना, और गद्दार इसीलिए कहलाते थे कि हमें एक्सपोजर था ना इंडिया के, हमारा आना जाना था ना चीज़ों पे, वी न्यू व्हाट हैपेंड। हर किसी के साथ नहीं होता। मुझे याद है कि आज से 10 साल पहले जब मैं, आज से 10 तो नहीं खैर 7 साल पहले या 6 साल पहले इंडिया की कोई भी तारीफ करता था ना मैं अपने इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया में, मुझे बहुत गालियां पड़ती थी, गद्दार ये वो। मैंने बोला ये कौन लोग हैं यार। ये जो लाल टोपी वाला जो है क्या नाम है, ज़ैद हामिद, इसे वो एक टीवी प्रोग्राम में आके इसकी बातों पे होते तो अब तक तो इंडिया पे वो बर्बाद कर देंगे। हाँ वो लाल किले पे पाकिस्तानी झंडा लग जाता, दिल्ली के लाल किले के ऊपर हम पाकिस्तान का झंडा लगाएंगे इंशाल्लाह। अबे यार, और अब हो सकता है इनके ही कहीं झंडा लग गया हो कहीं पे ना, तो वो ये जो इनका धंधा था ना जो झंडे के साथ था, तो वो अब खत्म हो गया। नोबडी बाइज दैट यू नो क्रैप एंड बुलशिट, एब्सोल्यूट क्रैप। हाँ ये बेकार। और जो उन्हें लाए थे उनका भी अकल को मेरे ख्याल से ठिकाने आए, उन्होंने खुद ही हटा दिया उन्हें। यू नो मोर लॉयल देन द किंग हिमसेल्फ वाली बातें करता था, यू नो व्हाट अ काइंड ऑफ। अच्छा एक ये एक खतरनाक बात है कि 2008-7 की बात है ना, जब ये बहुत ज़्यादा पीक पर था ज़ैद हामिद। मैं एक प्रॉपर कल्ट फॉलोअर था ज़ैद हामिद का यार, सोचो। और मतलब बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी और मुझे बड़ा रिग्रेट है, लेकिन ऑफ कोर्स मैं बता रहा हूँ कि इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आप इवॉल्व होते हो लाइफ के साथ साथ, तो मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होती अपनी वो बुराई बताने में जो कि जिस पर मुझे रिग्रेट है। और मैं चाहता हूँ बता इसलिए रहा हूँ ताकि बहुत सारे लोग इस चीज़ से सीख सकें कि यार इंसान अपनी बुराई बताए खुलकर। मेरी उस ज़माने जahiliyyat के अंदर मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करता था ज़ैद हामिद साहब को, और मैं लिटरली मुझे ऐसा लगता था कि यार ये बात जो कर रहे हैं ना ये सच है। इसने तो मुझ पे केस कर दिया था, मुझ पे नजम सेठी और कुछ पे केस कर दिया था कि इसे टीवी प्रोग्राम पे लाके, क्योंकि वी वर नॉट यू नो ही वाज कमिंग ऑन नेशनल टेलीविजन, अनफॉर्चुनेटली ही वाज गिवन प्राइम टाइम। ब्रो आप ये पूछो ना कि मैंने कब सपोर्ट करना खत्म किया, ये नहीं पूछ रहा। कब किया? बात ये है कि मैंने उनकी एक वीडियो देखी, उसमें कहा कि आप कुछ हफ्तों बाद आपकी सरहदों पर जंग मुसल्लत कर दी जाएगी, तैयार हो जाइए मुसलमानों। कुछ हफ्ते या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं तैयार हो गया था और मैं वेट कर रहा था 2-3 महीने के अंदर शायद हमारी जंग होगी पाकिस्तान इंडिया की, और मैं तो पाकिस्तान की साइड पर हूँगा। वो 2-3 महीने 6-7 महीने हो गए, 1 साल हो गया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैंने बोला ब्रो ये तो टोपी है। टोपी तो है ना, लाल टोपी पहनता है ये बंदा तो टोपी करा रहा है। फिर उसके बाद मैंने फिर और समझना शुरू किया। मैंने बोला भाई प्लान ऑफ एक्शन क्या है? देयर वाज नो प्लान ऑफ एक्शन कि करना क्या है, किस बारे में बात हो रही है, क्यों इतना भड़काया जा रहा है आवाम को। सिर्फ काम यही था कि भड़काना था। अब जाकर अंडरस्टैंडिंग हुई ना सारी की सारी। अब मैं इसी वजह से इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती की इतनी ज़्यादा बात करता हूँ कि आज से 15 साल पहले मैं वो था। ये पाकिस्तान में आके तो यू नो goes away. He went to Saudi Arabia and was arrested for वो तो एक अलग इनकी स्टोरी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस वक्त इसलिए कर रहा था इंडिया पाकिस्तान की बात, दोस्ती की बात, क्योंकि आज से 15 साल पहले मैं आई यूज्ड टू हेट इंडिया अ लॉट, ठीक है, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो उस वक्त नफरत करते थे। You can't be blamed because the जो दिखाया जा रहा है, जो फीड कराया जा रहा है, उसकी वजह से होता है ना। हमारे पास अब जैसे एग्जांपल दूं कि अपना वो पाकिस्तानी हिस्ट्री मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होती है। अरे यार जिन्ना नेवर वांटेड पाकिस्तान, तुम हिस्ट्री मोहम्मद बिन कासिम से शुरू कर रहे हो चीज़ों पे। यू नो दैट फॉल्स नैरेटिव ऑफ हिस्ट्री टॉट टू पाकिस्तानीज इन करिकुलम। एक और चीज़ मैंने ये सुनी थी कि जो पाकिस्तान 27वीं शब को वजूद में आया और ये सारी चीज़, अच्छा झूठ हो या सच हो, लेकिन हिंदुस्तान 28 रमज़ान को आ गया इस तरह से। तो अगर 26 रमज़ान को पाकिस्तान आता है वजूद में 27 शब को,
तो फिर 27वें रोजे को हिंदुस्तान वजूद में आ गया। population of Muslims in India is bigger than population of Pakistan. या ये तो नहीं पता था ना मुझे। हाँ। ये तो चीज़ें पता ही नहीं थी ना ब्रो। लेकिन बाद में जब मैंने सोचना शुरू किया विद इन अ ईयर कि जब ये टोपी हो गई ना कि अब जंग तो नहीं है, अब सोचूं दोबारा से निकाल के देखी वीडियो, मैं बोला यार ये तो बंदा झूठ बोल रहा है, ये तो कंटिन्यूस झूठ चल रहा है। फिर मुझे इतना पसंद था कि मैंने मिमिक्री शुरू कर दी इसकी। तबाह बर्बाद कर देंगे इंशाल्लाह, मिट्टी में मिला देंगे, बेकार, बहुत बहुत बुरा सीन है। और ऐसे बहुत सारे लोग जो है ना वो पागल बने थे। हाँ, जो फ्रैंकेनस्टाइन पैदा किए। मेरे दादा मुझे बहुत गालियां देते थे इस बात पे कि तू पागल है, तो किसकी वीडियोस देख रहा है, बंदा 2 नंबर है, ये बेकार बातें कर रहा है। मतलब नहीं अब्बा देखे, बड़ी जबरदस्त बातें कर रहा है। एब्सोल्यूट बुलशिट यार, सैडली। वो भी एक ज़माना था। क्या ज़माना है, जाहिलियत था। हाँ, तो अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि इंडियन इलेक्शंस की, तब यूपी में भी इलेक्शन, यूपी इज बिगर देन पाकिस्तान। अब योगी जो है वहाँ का सीएम है, आदित्यनाथ योगी। तो अपना योगी जो है योगी आदित्यनाथ, हाँ योगी आदित्यनाथ, वहाँ के योगी भी हैं और सीएम भी हैं, योगा भी करते हैं। तो वो अपना ही इज़ अ वेरी स्ट्रेंज एंड कैरेक्टर। जैसे पाकिस्तानी ज़ाहिरी बात है, एक पंडित, जाहिल पंडित टाइप का समझते हैं वो सारी चीज़ें, बट फॉर लॉट ऑफ पाकिस्तानीज इंफॉर्मेशन ही देखें, यूपी से पहले मुलायम सिंह यादव और इसकी फैमिली रन करती थी चीज़ों पे। इन्हीं की फैमिली? हाँ, नहीं एक दूसरी फैमिली थी जो रन करती थी, जो कि बाद में कांग्रेस को ब्लैकमेल करके अपने चीज़ें करती थी। हमने दे हैड अ प्रेशर ग्रुप जो इनका यूपी में बीजेपी पेनिट्रेटेड, योगी लाया। अच्छा, योगी से आप इख्तलाफात 100 करें ना, वो अपने एक पर्सपेक्टिव, आपको पता है whom you are dealing, you are not dealing with a hypocrite. He is what he is on the face of it, right? His views are there, but आप यूपी को देख लें, यूपी को ट्रांसफॉर्म कर दिया इस आदमी ने, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कर दिया। किस तरह से? फॉर द बेटर। अच्छा, मैं बताता हूँ, जो करप्शन थी यूपी में इस आदमी के आने से ख़त्म हो गई। You can blame Yogi to be a communal, but you cannot blame Yogi to be a corrupt leader. सही है? तो परसेप्शन चेंज हो गई यूपी की। यूपी पाकिस्तान से बड़ा है पॉपुलेशन के लिहाज से, रकबे के लिहाज से। यूपी को संभालना भी मुश्किल है। जो उसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए ना, फिर उसने इज़ अमेजिंग। वहाँ गवर्नमेंट फंक्शन करती है। अब वहाँ पे स्कूल टीचर टाइम से आता है, थानेदार जो है, दरोगा जो है, वो लोगों को तंग नहीं करता। हाँ, मगर उसने अपनी पुलिस को स्ट्रॉन्ग किया। उसने चुन के जितने बदमाश थे उन्हें मरवाया। तो शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में किया, पंजाब में किया, एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज। अनफॉर्चुनेटली उसमें कुछ लोग मुसलमान भी थे, तो वो आ जाते हैं। यूपी में मसले हैं। रिसेंटली एक हादसा हुआ था, जी। तो उस पर तो मैंने काफ़ी रिसर्च की कि हुआ क्या एग्जैक्टली। तो वो जो भी हुआ था, बात ये है कि वो जो बंदा था जिसको मारा था, वो एक बड़ा बदमाश था। उसने बहुत लोगों को कत्ल किया। या ऑलरेडी कातिल था, बहुत बड़ा कातिल था। हाँ, तो वो तो उसने अच्छा, फिर उसने जो है यूपी में अपने कानपुर से लेके पूरे यूपी में एक रोड का जाल बिछा दिया। 10 एक्सप्रेसवेज इन यूपी, वन शुड एक्चुअली गो एंड विटनेस टुडे ना। उसके बाद उसने जो है वो अपना यूपी में इन्वेस्टमेंट्स लाया, फैक्ट्रियाँ खोला। यूपी का एक बहुत बड़ा मसला है। मैं भी यूपी से ही हूँ। चीज़ों पे रहते कहीं और हैं, लेकिन मामलात हम जानते। यूपी के बहुत सारे लोग, क्योंकि पॉपुलेशन इज़ एन इशू, यूपी के बहुत सारे लोग दूसरे स्टेट्स में, महाराष्ट्र जाके, डिफरेंट जगहों पे जाके जॉब्स ढूंढते हैं ना। तो उसके लिए उसमें फैक्ट्रियाँ लगवा रहे हैं ना। IITs वहाँ पे ज़्यादा खुल रही हैं। तो ऑब्वियसली यूपी 5 साल में नहीं बन जाएगा, यूपी को 10 साल 15 साल लगेंगे बनने के लिए। बट योगी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड यूपी और इज़ इन अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग यूपी फॉर द बेटर चीज़ों पे। अच्छा, उसने अभी इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस करवाई, वो अपनी तरफ से लगा हुआ है। अच्छा, अब जहाँ तक ब्लेम आता है, ऑब्वियसली एक साइड ये है, दूसरी साइड ऑब्वियसली मुसलमानों के हवाले में। तो इट इज़ अ कम्युनल गवर्नमेंट। बीजेपी इज़ अ राइट विंग रिलीजियस हिंदू पॉलिटिकल पार्टी, राइट, डील विद इट अकॉर्डिंगली। अच्छा, मुसलमान के साथ जो गोश्त लेके जा रहा है, उसके साथ बहुत ही ज़्यादती हो रही है चीज़ों पे। एडमिनिस्ट्रेशन उस पर वो शायद रेसिस्ट एटीट्यूड और इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म है ना, और वो नहीं होना चाहिए। क्या वो इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म
आज कराची में नहीं है जो इंडिया से लोग मुसलमान आए हुए हैं उनके खिलाफ? क्या वो इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म एक पश्तून के साथ नहीं है पंजाब में? ऐसी इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म जो एथनिक बेस पे पाकिस्तान में और रिलीजियस बेसिस पे इंडिया पे। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम एग्जाम्पल इस तरह से दे रहे हैं कि ये सही है, दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है वाली बात नहीं है। और इतना खुला खाता भी नहीं है जितना हम समझते हैं कि किसी को भी पकड़ के मार दिया। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो एम्पलीफाई बहुत होती हैं चीजें। यू नो, इंडिया इज 1 billion and 30 crore people। क्योंकि अब हमारी हर एक कितने ताल्लुकात। लेट्स सपोज आई गिव यू एन एग्जांपल, देयर आर 500 न्यूज़ चैनल्स, एक ही न्यूज़ 500 बार तो चलेगी। हाँ, न्यूज़ वालों का भी तो गेम है बॉस। एंड देन फिर सोशल मीडिया पर जो काफ़ी सारे जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं उनको भी तो अपने व्यूज़ चाहिए और ये सारी चीज़ चाहिए। तो अगर कोई एक चीज़ होती है, एक मसला होता है, तो उसको 100 गुना ज़्यादा बढ़ाकर बताया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक दूसरा सेंटिमेंट भी है जो कि सुनना चाहता है इस तरह की बात कि यार बताओ क्या हुआ है। तो देन पाकिस्तान से ही बहुत व्यूज़ आने कमिंग बैक टू योगी ही नीड्स टू इम्प्रूव ऑन हिज इमेज पार्ट, बट ऑब्वियसली वो जो काम कर रहा है, वो जो से टास्क दिया गया है बाय अमित शाह एंड बाय नरेंद्र मोदी भाई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो अपने काम कर रहे हैं और उन्हें पता है कि क्या करना है और दे आर डिलीवरिंग ऑन और टू द लोकल पीपल। सो यू नो, वहाँ वो पुलिस वालों को ऑन द स्पॉट निकाल देता है, टीचर को सही कर देता है, हॉस्पिटल विजिट करता है। सबसे बड़ी बात, यूपी में करप्शन है वो ख़त्म तो कहीं नहीं हो सकती, ऑल टाइम लो है। इसकी वजह से परसेप्शन ऑफ योगी विद इन यूपीआइट्स इज़ ग्रेट एंड ही वुड विन द इलेक्शंस अगेन ना चीज़ों पे। वाह, अमित शाह का आपने नाम लिया। अमित शाह बहुत पुराना दोस्त है मोदी साहब का, मोदी जी का। हाँ, मोटा भाई। हाँ, बहुत पुराना। मैंने एक पिक्चर देखी थी कि वो आई थिंक 50 या 70 पे बैठे हुए थे, दोनों एक साथ जा रहे थे, कोई इलेक्शन की कैंपेन कर रहे थे। वो आई थिंक प्रॉब्ली 80s की पिक्चर थी। सो आई वाज लाइक, ओह, ये तो बचपन के दोस्त हैं। और अब वो साथ मिलके काम कर रहे हैं। एंड दैट्स वेरी अमेजिंग, क्योंकि सोचे ना, मानी और मैं, हम साथ मिलकर जब काम करते हैं, पुराने दोस्त हैं, तो वो एक कोऑर्डिनेशन बड़ी स्ट्रांग बनती है, एक बहुत सॉलिड पार्टनरशिप होती है। You need to understand Amit Shah is an अमित शाह इज एंटी पाकिस्तान राइट नाउ, है ना? एक तो यही दिख रहा होता है हमें कि आई थिंक ही इज लाइक वेरी much yeah, why not? I don't blame them. I cannot blame any Indian to be anti-Pakistan for what Pakistan has done to India. Use terrorism as a foreign policy tool. Use proxies to kill innocent Indians. How could any Indian have favorable views about Pakistan? I'm sorry to say this, but I think अब मैं बोल रहा होता हूँ बार बार कि अब ना करो, अब कुछ रास्ता निकाला। मगर उनका तो परसेप्शन बन गया ना भाई। अच्छा, दूसरी बात, मोटा भाई के बारे में बात कर लेते हैं। अमित शाह। हाँ, अमित शाह इज अ पर्सन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस। ये वो बंदा है जिसने बीजेपी को बीजेपी बनाया ऑर्गेनाइजेशन वाइज। if Modi is the CEO of the company, Amit Shah is, मोटा भाई हमारे, is the chief operating officer, ऑर्गेनाइजेशनल जीनियस है ना। उसने बीजेपी को ट्रांसफॉर्म किया यूपी में, सदर्न स्टेट्स में, इवन दिल्ली में। बहुत सारे लोग बताते हैं, हमारे दोस्त भी, कि दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े बड़े अपना जलसे होते थे, तो जो हमारे मोटा भाई हैं अमित शाह जो हैं, वो 40 लोगों या 14 लोगों के साथ खड़े हुए अपनी पार्टी को ट्रांसफॉर्म करने में काम कर रहा था ना चीज़ों पे। ड्यूरिंग वाजपेयी टाइम वाज अगेंस्ट बीजेपी हो गए थे मामला। टू ब्रिंग आरएसएस इनटू बीजेपी फोल्ड एंड वाइस वर्सा इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ अमित शाह। ओके, ये तो मुझे पता ही नहीं बात। वो अमित शाह ने बीजेपी को जो पॉलिटिकल मशीन बनाया, चाहे आईटी सेल हो, आपका इनफेमस राइट और रॉन्ग प्रोपेगेंडा was everybody plays that, all political parties, गोदी मीडिया अपना चीज़ों पे। उसके बाद एमपीज के टिकट, एमएनएस के टिकट, एमपीज के टिकट, स्ट्रेटेजी ऑफ चीज़ें, मतलब पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, ऑल बिन एग्जीक्यूटेड बाय Amit Shah. So Amit Shah's role, into transforming BJP from 2023 in 10 years, जो आज मोदी अगला इलेक्शन जीतेंगे, वो मोदी शायद अपनी वजह से नहीं, अमित शाह की वजह से जीतेंगे। दिस इज़ हाउ इम्पोर्टेंट अमित शाह इज़ टू बीजेपी एंड हिज लॉयल्टी टू इट। बस एक चीज़ गलत कर गए
अपने जो बेटे को बना दिया है, जय शाह को, जय शाह को बीसीसीआई का। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से इज एन एम्बेरसमेंट, बट ये कि आई थिंक ही इज बीन एक्सपोज्ड, नेपोटिज्म की बात आ जाती है कि बेटे को लगा देना। आई थिंक इस बच्चे को कहीं और पॉलिटिक्स में लगा देते। आई थिंक सीखना चाहिए था। सीखना आई डोंट नो, मैं ज़्यादा इस पर कमेंट नहीं कर सकता। नेपोटिज्म वाली बात तो ठीक है, आई एग्री विथ यू, लेकिन नेपोटिज्म तो खैर पाकिस्तान में भी तो है। और ये बच्चे सारे के सारे, कोई फॉरेन मिनिस्टर बना हुआ है, कोई भाई प्राइम मिनिस्टर बन गया, बेटे को ये लगा दो, ये तो पूरा हमारी साउथ एशिया का प्रॉब्लम है। एंड लेकिन ये जो बीसीसीआई वाली चीज़ है ना, आई थिंक जय शाह ने जो किया है वो शायद इनकी अपनी प्रॉपर फॉरेन पॉलिसी है। आई थिंक जय शाह इज होस्टेज टू अपना हिज फॉरेन पॉलिसी। वो जयशंकर से ही, वो जय शाह नहीं है, वो एक्चुअल इंडिया की पॉलिसी है, जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे कि यार इसके अंदर थोड़ी नरमी दी जाए। बट थोड़ा करिश्मा भी होता है यार। हमने तो दालमिया साहब को देखा है, गंगोली को देखा है, यू नो, चीजों पे दे स्पोक वेरी वेल। जय शाह डजंट रिप्रेजेंट द बिगेस्ट। आई डोंट नो कि जय शाह को क्रिकेट का कुछ पता होगा भी या नहीं पता होगा। नहीं, वो आई थिंक सुना है कि वहाँ पे गुजरात में क्रिकेट लीग वगैरह का लोकल करता था, बट यू नो गुजरात में यू नो अहमदाबाद के क्रिकेट बोर्ड लोकल जोन खेलने से तो मैंने भी खेला, नेशनल में बहुत फर्क होता है। गांगुली से कंपेयर तो नहीं कर सकते। I think you know, it's very, I think it's the biggest board in the world right now. BCCI, Absolutely, yes, with money and power, bigger than ICC. So I think it's a bad image too. Sorry, Jay Shah, if you're listening, you need to improve, right, or find another job. अब्बा से कहो MP बना देंगे कहीं। मजाक है, लाइट हार्ट कॉमेडी। बट ये है कि BCCI की जहाँ तक बात है ब्रो, बड़ी पावर है इस वक्त, बहुत पावर है। इन्होंने एशिया कप में बहुत गलत किया है। बेसिकली अपनी पावर का अगर आप कहते हैं ना कि यार देखें तो अपनी पावर का आप कहते हैं ना कि हाँ ठीक है आपके पास पावर है, ठीक है पावर है, आपको ऊपर वाले ने पावर दी है, ठीक है। अब उसका आप सबको मौका मिलता है, ज़िंदगी सबको मौका देती है, लेकिन ये है कि अपने से कम पावर वाले के ऊपर आप जब जुल्म करते हैं ना प्रॉपर तरीके से, फिर ये गलत होता है। अब पाकिस्तान होस्ट था, ठीक है, एशिया कप का, और पाकिस्तान को होस्ट करना चाहिए था। ये जो नचाया इन्होंने हमारी टीम को, ये बहुत गलत किया और ये बड़ा जुल्म हुआ है मेरी नज़र में। अच्छा, व्हाट अबाउट इफ पाकिस्तान होस्टेड और आपके पास आपसे कोई 16 टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं पाकिस्तान आर्मी पे, जिसमें 40 लोग मर चुके हैं इस्लामाबाद के करीब, और इंडियन टीम आती और कुछ गलत हो जाता तो क्या होता? मेरा क्वेश्चन है। तो पॉइंट इज भाई सारा आप पूरा एशिया कप कराची में कर लेते या किसी और शहर में कर लेते, ऐसा कर लेते। देखिए सिक्योरिटी देने पर जब आते हैं तो बहुत नेक्स्ट लेवल सिक्योरिटी देते हैं, आपको भी पता है। एक प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की लेवल की सिक्योरिटी होती है, और आई थिंक हमारी अगर आर्मी मिलिट्री जब लगती है तो सिक्योरिटी मिल जाती है, मुझे ऐसा लगता है। इतना बड़ा सिक्योरिटी का इशू नहीं होता। मेन चीज़ पॉलिटिक्स थी, और आज भी तो बाकी टीमें भी तो आती हैं। आई टेक दैट आर्गुमेंट। पूरी सारी टीमें आती हैं और सारे प्लेयर्स आते हैं दुनिया भर के। अगर अटैक वाली सिचुएशन खुदा ना खास्ता हो तो उन पर भी हो सकती है, लेकिन अभी आई थिंक हमारी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है इतनी ज़्यादा बुरी नहीं जितनी पहले हुआ करती थी। So India has come to worse in 2000s जब पे ज़्यादा हालात ख़राब थे पाकिस्तान के। तो हाँ, आई थिंक इट्स अ लेजिटिमेट। तो ये खैर मैं वही कह रहा हूँ कि जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो हमने पहले बात की थी, जो इंडियन गवर्नमेंट ने अनफॉर्चुनेटली ख़त्म किया, इसे रिवाइव करना पड़ेगा भाई, बहुत ज़रूरी। एटलीस्ट क्रिकेट में तो करें, फिर उसके बाद आर्ट वार्ट देखेंगे, लेकिन एटलीस्ट क्रिकेट को तो जाने दें। क्योंकि चलें आर्ट में तो ये है ना कि आपका तो अब कनेक्शन ही नहीं है ना, आपकी कोई कोलैबोरेशन नहीं है, लेकिन क्रिकेट तो अभी भी खेल रहा है, अभी तो गई भी हमारी टीम वहाँ पर नहीं। मगर आर्ट की कोलैबोरेशन अभी पाकिस्तान ने ग्रीन जो हमारा एंटरटेनमेंट है उससे काबली पुलाव खरीदा है जी ने। हाँ, $100 मिलियन प्लस टीम, राइट। पाकिस्तानी हर ड्रामा जो जियो पे या एयरवाई पे आ रहा है वो 22 मिलियन हिट्स ले रहा है। 4 मिलियन पाकिस्तान के व्यूज होंगे। एनीथिंग अबव दे से ओवर 4 मिलियन
views is India is watching it. The whole of India is watching Pakistani dramas. Yeah. तो how could you say कि मतलब people to people सिर्फ क्रिकेट में एंटरटेनमेंट में बहुत ज़्यादा कोक स्टूडियो हो गया हमारा। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस वक्त कोलैबोरेशन तो चल रही है ना क्रिकेट में, हमारी टीम वहाँ गई हुई है, ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान नहीं गया, ऐसा तो नहीं कि टीम खेल ही नहीं रही, अभी उतरेंगे ग्राउंड में खेलेंगे साथ। तो बात ये है कि वो एक कनेक्शन ऑलरेडी वहाँ पर बिल्ड हुआ है, आपने लोगों को छोड़ना है। अब ये कि कितनी सैड चीज़ ये है कि अहमदाबाद का पूरा स्टेडियम फिल होगा और पाकिस्तान से एक भी बंदा नहीं गया हुआ, ठीक है, इक्का दुक्का लोग गए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान का 2-3 हज़ार बंदा तो होता वहाँ पर, लेकिन ये जो किया है ना ये थोड़ा सा गलत किया है। एशिया कप में बहुत बुरा होता, तो अभी क्रिकेट को छोड़ो यार प्लीज़, एटलीस्ट क्रिकेट को जाने दो। अच्छा, पिछले पॉडकास्ट में हम लोगों ने बड़ी डिटेल में बात की थी और अभी भी आपने जिक्र किया था कि 26/11 हुआ था, उसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से एक इन्वॉल्वमेंट थी और यहाँ की ज़मीन इस्तेमाल की गई थी, पाकिस्तान की ज़मीन, और ये फिर इंडिया पर भी ये एलिगेशन लगता है कि इंडिया भी प्रॉक्सी वॉर करवाता है पाकिस्तान के अंदर, मुख्तलिफ TTP का नाम जाता है और BLA के तरफ नाम जाता है, तो इसमें क्या सदाकत है? क्या हमने जैसे पहले भी बताया था कि 26/11 you know Pakistan and others we condemn these acts as acts of terrorism, ऐसे ही है, and unfortunately it was perpetrated by Pakistanis, sometimes at the behest of government and sometimes you know non-state actors. और मैं हमेशा कहता हूँ शुक्र करें मोदी साहब नहीं थे एज प्राइम मिनिस्टर, वरना आज पाकिस्तान हिंदुस्तान की एक फुल फ्लैश जंग हो जाती। हाँ, बहुत दोनों तरफ का नुकसान होता, दोनों तरफ का पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होता, क्योंकि अगर न्यूज़ में तब्दील होती तो न्यूज़ पे हो जाती और पाकिस्तान आज पे सैंक्शंस लगी हुई होती बहुत बड़ी, और गल्फ स्टेट से लेके कोई भी आपको नहीं पूछता। अच्छा, नंबर 2 आपका जो क्वेश्चन था कि इंडिया एज अ, जब हमने इंसर्जेंसी स्टार्ट कर दी इंडिया में 1970s, राइट, फिर हमने बहुत सारी खालिस्तान मूवमेंट और यू नो ईस्ट में अपना माओ मूवमेंट को भी सपोर्ट किया इंडिया में, और डिफरेंट, तो इंडिया ने भी बलोच मूवमेंट BLA जैसी ऑर्गेनाइजेशंस उठाई और उन्हें हेल्प आउट की। अफगानिस्तान के थ्रू TT पे भी कुछ एलिमेंट्स को सपोर्ट किया। अमेरिकन ने एक कमांडर पकड़ा था जिसे $2 मिलियन इंडियन डिप्लोमेट ने दिए थे, यू नो, तो वो चीज़ें थी। बट ये कहना ब्लैंकेट के TTP वाज बैक्ड बाय, जैसे पाकिस्तानी ऑफिसर्स ने कहा था, और ये पाकिस्तान ने इंटरनली अपने कंजम्पशन के लिए बात की थी कि TTP इज़ बैक्ड बाय इंडिया। अगर TTP बैक बाय इंडिया थी तो आपने 4 बार उनसे नेगोशिएशंस क्यों की, और अभी वापस नेगोशिएट करके अफगानिस्तान से बुलाया, और अगेन द स्नेक, वही गुड तालिबान बैड तालिबान आप सीखे नहीं, एंड दी स्टार्टेड किलिंग आवर आर्मी जवान्स अगेन, राइट, TTP। तो इंडिया अगर उसमें इन्वॉल्व होता तो वो, अच्छा बताने की ज़रूरत है, पाकिस्तानियों को बताया गया कि TTP के साथ इंडिया इन्वॉल्व है, वो इसलिए बिकॉज आपकी जो फोर्सेस थी वो रिलीजियस सेंटिमेंट की वजह से बाज़ वक्त और एथनिक रीजंस की वजह से अपने लोगों पे हथियार नहीं उठाना चाहती थी, तो उन्हें बताया गया कि यार इनके पास इंडियन पैसा है, इनके खतने नहीं हुए हुए, यू नो, सर्कमसाइज नहीं हुए हुए, ताकि उनकी हेट बढ़े एनिमी के ख़िलाफ़। और चीज़ें ऑब्वियसली इंडिया उस लेवल पे इन्वॉल्व नहीं है इन टेररिज्म। पाकिस्तान में छोटे मोटे वाक़यात तो करते रहते हैं, लेकिन जिस यू नो पैमाने पे हम इन्वॉल्व थे नो इनटू स्टेट टेररिज्म इन इंडिया, तो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आयद हैं, हामिद जैसे यू नो एनालिस्ट बोलते रहते, बट वी हैव नॉट सीन दैट प्रूफ। बट ऑब्वियसली उनका स्पाई पकड़ा गया, यू नो, कुलभूषण यादव, राइट, जो कि ईरान से बैठ के यू नो अपने एसेट्स बनाता था चीज़ों पे, राइट। तो वो बहुत सारे चीज़ें तो उनकी तरफ से भी हुई ना, बट उनकी तरफ से रिटेलिएशन थी, और ये सब मोदी गवर्नमेंट के बाद हुई हैं अगर आप देखें, यू नो। तो वो उससे पहले कोई नहीं थी, उससे पहले इंडिया ने 1971 में यू नो घुस के अपना मुल्क ही अलहदा करा दिया था, यू नो, तो वो भी पूरी सपोर्ट दी थी, हाँ पूरी सपोर्ट दी थी, इवन आर्मी की सपोर्ट दी थी, बहुत बैड सीन था खैर वो। तो मुक्ति बुहानी वाज ट्रेन्ड बाय इंडियंस, एंड देन फिर उसके बाद वही फिर लंबी डिबेट हो जाती है कि हम लोगों ने भी तो गलत किया था वो। और मैं हमेशा कहता हूँ व्हाई ब्लेम अदर्स, या व्हाई ब्लेम अदर्स, वी हैव टू पुट अ हाउस इन ऑर्डर ना चीज़ों पे। और मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप एक आदमी को पिस्टल पकड़ाएंगे किसी और को मारने के लिए, तो वो 4 काम और भी करेगा अपने भी साइड पे, क्योंकि आपने उसे पावर दे दिया। दैट्स व्हाई ओनली स्टेट should be in the business of war into the business of guns. When you bring in private people, your proxies, they will turn against you. चाहे वो खालिस्तानी हो,
चाहे वो टीटीपी वाले हों और चाहे वो एमकेएम जैसे लोग हों ना। ओहो हाँ? बेहतरीन, अच्छा है। यस बेहतरीन पॉइंट है ये, दैट्स ट्रू। आई थिंक वी हैव टू एंड दिस कन्वर्सेशन। या आई थिंक ये जो आपने एंड किया ना बड़ा ख़तरनाक किया, और ये यहाँ से फिर बात चलेगी तो बहुत बहुत लंबी होगी। We could sit for hours and then, but you know, Daniel, I wanted to thank you for this, for things because, यार पता है क्या, ये वो वाली बातें जो आई थिंक पाकिस्तानी और इंडियंस को दोनों बैठ के सोचने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें शायद मैंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ की हों, बहुत सारी इंडियन नेशनल सिक्योरिटी के, बट वो बात अब बैक बाय रेफरेंस है ना। क्या कांग्रेस ने ना जर्नैल सिंह भिंडर को सपोर्ट नहीं किया था ना, और क्या अपना बीजेपी मतलब क्या डेवलपमेंट नहीं कर रही ना। दिस इज ऑल फॉर एनीवन हु हैज अ रिमोटेस्ट ऑफ सेंस और ब्रेन वुड अंडरस्टैंड दिस इज ऑल पॉजिटिव थिंग्स एंड रियलिटी चेक्स फॉर अस ना। और पार्टीशन के मामले में तो हमने रो गए चीज़ों पे ना, तो हम लोग ऐसे और भी करते रहेंगे। And this is an ongoing journey, and we learn from this, and we want audience to actually write comments, criticize what we have said, but in decency, तमीज़ के दायरे में। अली भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके और ये बातें करके, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी ज़बरदस्त कॉन्वर्सेशन हुई। और जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने पॉडकास्ट की शुरू में एक बात कही थी कि ये पॉडकास्ट है ही इसलिए कि हम अपने पड़ोसियों के वाले से बात करें और उनकी गलतियों से सीखें और उनकी अच्छी कामों से सीखें, उनके अच्छे कामों से सीखें। और आप भी सीख सकते हैं, हमने ही बहुत सारे अच्छे काम किए पाकिस्तान ने, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी क्रिकेट टीम से भी सीखा जा सकता है, हमारे बॉलर से भी सीखा जा सकता है। खैर ये तो मजाक की बात है, लेकिन बात यह है कि हाँ, गलतियों से सीखना किसी की बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से पाकिस्तान ने जो एक ज़माने में गलतियाँ की हैं, हिंदुस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो सीखें। और इस वक्त हिंदुस्तान में जो डेवलपमेंट चल रही है पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि इनसे सीखा जाए। सो जितने भी लोग देख रहे हैं, जो भी आपको पॉडकास्ट में चीज़ अच्छी लगी है, बुरी लगी है, उसके बारे में बात कीजिएगा। अगर कोई चीज़ बहुत बुरी लगी है तो तमीज़ के दायरे में रहकर क्रिटिसाइज़ करें, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। फैक्ट के साथ, लॉजिक के साथ क्रिटिसाइज़ करें, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, कमेंट्स में ही, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं मुझे, इंस्टाग्राम पे ही मैसेज कर सकते हैं। और यस, बस कोशिश यही है कि हम इस रीजन की बात करें, कोशिश यही है कि हम जोड़ने की बात करें, और मैं तो करता रहूँगा इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।